हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम राज नायक है और इनोविट इंडिया के ई लर्निंग सेशन के और स्कैडा लर्निंग्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग स्कैडा के बारे में जानेंगे कि क्या है स्कैडा। तो स्कैडा के बारे में जानने से पहले हम लोग जो है, अगर ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका लाइक ही है जो हमें न्यू वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, हमें बताता है कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्कैडा। ठीक है, क्या है स्कैडा, इसमें हम क्या जानेंगे कि स्कैडा क्या है और क्यों यूज करते हैं हम इसे, इसके कितने सारे पार्ट्स होते हैं, इसे यूज करने से इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट होता है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे स्कैडा के बारे में हम लोग जानेंगे। मेरा नाम राज नायक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, वेलकम टू टुडेज ट्रेनिंग सेशन एंड नाउ वी विल स्टार्ट द ट्रेनिंग। स्कैडा, जैसे ही ये सवाल आता है आप जो है स्कैडा की, मान लो स्कैडा सीखते हो, अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हो कि आई नो स्कैडा। तो सबसे पहला जो सवाल आएगा आप इंटरव्यू में जब जाते हो कि भाई क्या होता है स्कैडा, जस्ट डिफाइन स्कैडा। तो कैसे डिफाइन करेंगे? अब डेफिनेशन जो है अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, लेकिन मेरा वही पुराना तरीका है। आपने हमारे पिछले वीडियोज में भी देखा होगा कि हम कुछ नए तरीके से नहीं डिफाइन करते हैं। हम लोग जो है अ, खुद से डेफिनेशन प्रोवाइड करना प्रेफर करते हैं। ये नहीं कि डेफिनेशन पूछा किसी ने, मैंने गूगल किया और डेफिनेशन को रट लिया। नहीं, हमें क्या है, हमें खुद से डिफाइन करना है। और डेफिनेशन जो है वो किसी दूसरे ग्रह से इंपोर्ट नहीं किया जाता। डेफिनेशन जो है वो हमेशा जो है फुल फॉर्म में ही छुपा होता है। जैसे स्कैडा है तो स्कैडा का फुल फॉर्म क्या है, आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ठीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। अब यहाँ जब मैं बार बार इस चीज को पढ़ रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कभी भी अगर किसी चीज का डेफिनेशन जानना हो तो उसे बार बार पढ़ो, उसे बार बार देखो, उसे बार बार समझो। तो जब मैं स्कैडा को बार बार देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये अलग अलग टर्म्स से मिलकर बना है। तो फर्स्ट टर्म इज सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ठीक है, और बीच में एंड के थ्रू इसे अटैच किया गया है। तो अभी हम लोग अलग अलग जितने सारे टर्म्स हैं सबके मीनिंग समझेंगे। तो फर्स्ट वन इज सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी कंट्रोल जो है ये भी दो अलग अलग टर्म से मिलकर बना है। जैसे फर्स्ट वन सुपरवाइजरी, सेकंड वन इज कंट्रोल। ठीक है, और डेटा एक्विजिशन भी दो अलग अलग टर्म से मिलकर बना है, जो फर्स्ट वन इज डेटा एंड सेकंड वन इज एक्विजिशन। तो इन सब का मतलब समझेंगे। तो सबसे पहला है हमारा सुपरवाइजरी। अब सुपरवाइजरी क्या है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे होगे, हम क्या करते हैं, हम लोग जो है सुपरवाइज कर रहे हैं। अभी कोई इंडस्ट्री है, कोई प्लांट है जहाँ टैंक फिलिंग हो रही है, और उनके वैल्यूज को मैं यहाँ मॉनिटर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं यहाँ लेवल मॉनिटर कर रहा हूँ। लेवल जितना तेजी से आगे जा रहा है वो वैल्यूज मुझे यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पे जो है टेम्परेचर दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है, यहाँ फैन जो है आपको घूमता हुआ दिख रहा है। जो भी प्लांट में हो रहा है, यहाँ मिक्सिंग हो रही है अलग अलग लिक्विड्स की। तो ये सारी चीजें आप मॉनिटर कर सकते हैं। और स्काडा का कॉन्सेप्ट ही जो आया था ये मेन मॉनिटरिंग के लिए, रिमोट मॉनिटरिंग के लिए आया था, जो आप पढ़ सकते हो। द स्काडा कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड टू बी ए यूनिवर्सल मींस ऑफ रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम। जो कंट्रोल सिस्टम है, जो आपने पीएलसी लगाया है, जो डीसीएस लगाया है, जो स्काडा और इन सबके कॉम्बिनेशन जो है, अगर उस जिस प्रोसेस के साथ वो अटैच्ड है, जिस प्रोसेस ऑटोमेशन के साथ वो अटैच्ड है, उसकी मॉनिटरिंग आप कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे जो है वो फिलिंग प्लांट है, इसकी आप मॉनिटरिंग करना चाह रहे हो रिमोट जो है कंट्रोल रूम से, देन आपको जो है स्काडा की जरूरत होगी। और स्काडा का जो मेजर वर्क है, जो प्राइमरी फंक्शन है, वो क्या है, मॉनिटरिंग है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्काडा इज मॉनिटरिंग। और मॉनिटर का मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, और सिग्नल ट्रांसफर भी ये करता है। तो ये मेन काम जो है इसका क्या है, देखना, कि ये उसने प्रोसेस को देखा, मॉनिटर किया। अभी जैसे आप प्रोसेस को देख रहे हो वैसे ही कंट्रोल रूम में बैठा इंजीनियर भी प्रोसेस को मॉनिटर कर रहा है। और सुपरवाइजरी का मतलब ही होता है टू मॉनिटर द प्रोसेस हैपनिंग इन द फील्ड। जो भी प्रोसेस फील्ड में हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग करना। तो अभी हम लोग समझे कि सुपरवाइजरी क्या होता है। देन हम लोग अब कंट्रोल पे आते हैं। कंट्रोल मीन्स, कंट्रोल मीन कंट्रोल, जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए फील्ड को उसे गेन कराना ही कंट्रोल कहलाता है। जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट है, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरा फर्नेस है, फर्नेस का टेम्परेचर जो है 1000 डिग्री होना चाहिए, फर्नेस का टेम्परेचर 5000 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो टेम्परेचर, इसको गेन कराने के लिए मैं एक कंट्रोल, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कराता हूँ पैरेलली वर्किंग प्रोसेस फर्नेस के साथ। वो जो प्रोसेस होता है वो उसका क्या काम है,
कि वो 5000 डिग्री या 1000 जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट है, जो भी डिजायर्ड वैल्यू है आपके, उसको गेन करा दे, प्रोसेस के डिजायर्ड वैल्यू को गेन करा दे। तो इसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, तो अगर स्कैडा मैंने कहा कि कंट्रोल करता है, मीन्स वो रिक्वायर्ड आउटपुट को गेन कराने का काम करता है, लेकिन ये डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन है स्कैडा का कंट्रोल, प्राइमरी फंक्शन नहीं है, मेन काम इसका मॉनिटरिंग ही है। सेकेंडरी फंक्शन है कंट्रोल, मतलब कि अगर जरूरत हुई तो अब ये कंट्रोल करेगा, बट ये इतना काम करता है कि मॉनिटर करके सिग्नल को मेन कंट्रोलर के पास पास करता है। यहाँ आप देख रहे होगे कि फील्ड डिवाइसेस से जो है ये स्काडा सॉरी पीएलसी और एचएमआई के पास फंक्शंस आता है, और उससे स्काडा के पास आता है। और अगर कभी मान लो फील्ड सेंसर्स जिन्हें काम करना बंद कर दिया, तो उस केस में जो है स्काडा जो है वो प्रोसेस को कंट्रोल भी कर सकता है। इसीलिए हम इसे इंडस्ट्रियल कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे कि आप देखोगे एग्जांपल्स में, इफ द सेंसर्स इन द फील्ड इज नॉट वर्किंग वी कैन ऑपरेट द प्लांट बाय यूजिंग स्काडा सिस्टम। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो स्काडा क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है स्काडा का कंट्रोलिंग। और उसके बारे में हमने जाना कि ये क्या होता है, जो प्रोसेस वेरिएबल्स है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सवाल की प्रोसेस वेरिएबल्स किसकी मॉनिटरिंग, तो उन चीजों की जिसकी मॉनिटरिंग जो है स्काडा करता है, वो है हमारे प्रोसेस वेरिएबल्स, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो। इनकी मॉनिटरिंग स्काडा के थ्रू होती है, और इन्हें हम प्रोसेस वेरिएबल्स बोलते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स कहते हैं। ओके, इन हाँ, ये इनके जिससे रिलेटेड जो रिक्वायर्ड आउटपुट होते हैं उसे स्काडा आपको अचीव करने में, गेन करने में मदद करता है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेटा एक्विजिशन। डेटा मींस वही फिजिकल वेरिएबल्स हैं हमारे, उनकी कंट्रोलिंग करता है, जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनकी कंट्रोलिंग करता है। और इन कंट्रोलिंग के थ्रू जो डेटा है, जैसे अभी हमने आपको पिछले पीपीटी में देखा, पिछले स्लाइड में देखा हमने कि जो प्रोसेस था उसे मैं मॉनिटर कर रहा था, मॉनिटर करने का जो वेरिएबल्स है उनमें काफी चेंजेज आ रहे हैं। तो ये जो चेंजेज आ रहे हैं, इन चेंजेज को किस तरीके से जो है स्काडा जो है गैदर करेगा डेटा को, और गैदर करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होंगे, किस तरीके से काम करेगा, वो सारा काम जो है किसमें होता है, डेटा एक्विजिशन। स्काडा जो है वो फील्ड डेटा को गैदर करता है, इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, और अकॉर्डिंगली जो है मेन कंट्रोलर को पास करता है, उसे बताता है कि क्या जरूरत है। ठीक है, तो जो रिकॉर्डिंग जो है, ये गैदरिंग का जो वर्क है, दैट इज नोन एज डेटा एक्विजिशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिपोर्ट्स। तो यहाँ आप देख सकते हो, टू गैदर द डेटा इन रियल टाइम। और डेटा मीन्स व्हाट, फिजिकल वेरिएबल्स, प्रोसेस वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो, स्पीड, etc. And the secondary work of SCADA is to record system events into a log file. ये सिस्टम इवेंट्स को रिकॉर्ड भी करता है, और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रिपोर्ट्स को पास करता है, ताकि जो आगे है, जैसे कि आपने ऑटोमेशन के वीडियो में देखा था प्रीवियस, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ऑटोमेशन के वीडियो में जाके देख सकते हैं कि ऑटोमेशन के अलग अलग फेजेज होते हैं। उसमें सुपरवाइजरी फेज है, जब सुपरवाइजरी में डेटा गैदरिंग हो गई, देन आफ्टर ये मेन कंट्रोलर को पास किया जाता है, और मेन कंट्रोलर और सुपरवाइजरी कंट्रोल के ऊपर होता है हमारा ईएमएस लेवल। तो ईएमएस लेवल जो है वो मार्केटिंग के काम आता है। तो ये डेटा जो स्टोरेज होगा प्लांट का, ये डेटा स्टोरेज मेन कंट्रोलर के पास जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगले सेक्शन में आते हैं। अगला क्या है हमारा, एग्जाम्पल। अब हमने जान लिया कि स्काडा जो है सुपरवाइजरी क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, डेटा क्या है, एक्विजिशन क्या है, मींस सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। स्काडा के बारे में हम लोग समझ गए। और जब स्काडा के बारे में हम लोग समझ गए, तो अब अगर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स की बात करें, तो एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, इस तरफ फील्ड है, फील्ड में आप एक टैंक है जिसमें हाई लेवल सेंसर है, लो लेवल सेंसर है, और ये इनलेट वाल्व है, फील्ड से जो है ये जो है टैंक की फिलिंग हो रही है। जब भी लो लेवल सेंसर से नीचे होगा फिलिंग, तो लो लेवल सेंसर हाई हो जाएगा, और जैसे ही फिलिंग कंप्लीट होते होते हाई लेवल सेंसर हाई हो जाएगा, उस तरीके से हाई लेवल सेंसर हाई हो जाएगा, ताकि जो फिलिंग है उसको बंद किया जा सके चाहे। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो है इसको कंट्रोल करने के लिए इसके साथ जुड़ा हुआ मेन कंट्रोल लाइक पीएलसी, आरटीयू, कोई भी कंट्रोलर हो सकता है। ठीक है, जिसका काम क्या है, डेटा गैदरिंग है। तो ये क्या करेगा, ये कनेक्टेड है पीएलसी के साथ, और ये जो पीएलसी है ये कनेक्टेड है हमारे सीपीयू के साथ, स्काडा स्क्रिप्ट के साथ। यहाँ आप देख सकते हो सेम प्रोसेस स्काडा में डिजाइन किया हुआ, मींस स्काडा के थ्रू अगर मैं कंट्रोल करना चाहूंगा प्रोसेस को, तो उसे मैं गैदर करने के लिए मुझे सेम ग्राफिक्स डिजाइन करना पड़ेगा, जो भी प्लांट में वर्क हो रहा है। आप यहाँ देखोगे जो प्लांट में वर्क हो रहा है वैसा ही टैंक मैंने यहाँ डेवलप किया हुआ है, जैसे इनलेट वाल्व प्लांट में है वो यहाँ भी है।
ठीक है, तो अगर मैनुअली मुझे चलाना होगा तो मैं मैनुअल ऑन करूंगा, अगर मुझे ऑटोमेटिक चलाना होगा तो ऑटोमेटिक ऑन करूंगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। इस तरीके से फील्ड का डेटा जो है पीएलसी या आरटीयू के थ्रू गैदर होता है और SCADA को पास किया जाता है। ठीक है, और ये पीएलसी डायरेक्टली भी इसको कंट्रोल कर सकता है, और SCADA जो है उसके थ्रू जो सिग्नल मिलेगा उसके थ्रू भी कंट्रोल कर सकता है। तो दोनों ही तरीके से कंट्रोलिंग पॉसिबल है। जो छोटे प्लांट्स होते हैं वहां पे पीएलसी डायरेक्टली कंट्रोल कर लेता है, एचएमआई लगे होते हैं मॉनिटरिंग के लिए, और जो बड़े प्लांट्स होते हैं वहां पीएलसी जो है वो SCADA से कनेक्टेड होता है और SCADA के थ्रू सिग्नल पास करता है। ठीक है, तो ये हमारा SCADA का जो है एग्जाम्पल है। अब हम लोग आगे देखें। अगला जो है, अब इतना सारा डिस्कशन होने के बाद अब किसी ने पूछा कि भाई बताओ SCADA क्या है। अब तो हम लोग पूरी साइज कहानी समझ रहे हैं कि SCADA मींस व्हाट, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। सुपरवाइजरी इज द मेजर फंक्शन, मींस मॉनिटरिंग इज द मेजर फंक्शन, कंट्रोलिंग is the secondary function. If required, controlling can occur, and data acquisition means SCADA can gather the physical variables, okay, the process variable. So अब अगर मैंने इस पूरे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया, देन हमारा SCADA का डेफिनेशन रेडी है। तो आप समझ सकते हैं SCADA क्या है। सबसे पहले जब किसी डेफिनेशन को रेडी करते हैं तो उसका फुल फॉर्म बताते हैं। तो SCADA इज एन एक्रोनोमी, SCADA इज एन एक्रोनोमी दैट स्टैंड्स फॉर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ये एक्रोनोमी है। एक्रोनोमी किसे कहते हैं, जैसे फर्स्ट लेटर अगर मैं उठाता हूँ, जैसे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, तो इसका फर्स्ट लेटर मैंने उठाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो INC। तो फर्स्ट लेटर ऑल आर नोन एज एक्रोनोमी। आप अगर एक्रोनोमी में दिक्कत हो रही है बोलने में तो आप टर्म यूज कर सकते हो सिंपली, केस कार्ड इज टर्म दैट स्टैंड फॉर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। एंड SCADA refers the system that collect data from various sensors at the factory। ये क्या करता है, फैक्ट्री प्लांट और अदर रिमोट लोकेशन से जो भी डेटा है, प्लांट और इन अदर रिमोट लोकेशन से जो डेटा है उसको क्या करता है, ये गैदर करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, डेटा एक्विजिशन, एंड देन सेंड्स दिस डेटा टू सेंट्रल कंप्यूटर। क्या करता है, ये जो मेजर आपका सर्वर कंप्यूटर है, जो सेंट्रल कंप्यूटर, उसको भेज देता है। एंड जो है वो कनेक्टेड होता है, जो आपका सेंट्रल कंप्यूटर है ये मेन कंट्रोलर लाइक पीएलसी से कनेक्टेड होता है, और ये क्या करता है, डेटा को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। तो यही सारी चीजें हमने सीखी थी। अब अगर ये तो हमने सीखा, अब अगर डिफाइन करना हो तो क्या है SCADA, भाई कलेक्शन है इक्विपमेंट्स का, ढेर सारे इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ आरटीयू है, यहाँ पीएलसी है, ढेर सारे इक्विपमेंट्स का क्या है, कलेक्शन है। वो क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है और देन आफ्टर उसकी मॉनिटरिंग करता है। कहानी वही है, उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में आप लिख सकते हो। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन हो तो एक कलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट दैट विल प्रोवाइड एन ऑपरेटर, वो क्या करता है, ऑपरेटर को हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है रिमोट लोकेशन की वैल्यूज को। ठीक है, एट ऑपरेटर विल प्रोवाइड एन ऑपरेटर एट रिमोट लोकेशन with enough information to determine the status of a particular piece of equipment or entire substation and cause actions to take place regarding the equipment और नेटवर्क। ये सारे आपस में नेटवर्क होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि ये SCADA नेटवर्क है। ये फील्ड में जो है आपका आरटीयू पीएलसी लगा हुआ है, आरटीयू पीएलसी से डेटा इकट्ठा होता है राउटर के थ्रू, और वो ओपीसी सर्वर के थ्रू SCADA से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सारा ये HMI स्टेशन है, ये इंजीनियरिंग स्टेशन है, यहाँ से डेटा चेंज हो सकता है, यहाँ मॉनिटरिंग हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी दी हुई है। तो SCADA क्या करता है, ये फील्ड से डेटा कलेक्ट करता है ढेर सारे इक्विपमेंट्स के हेल्प से, उनका रिमोट मॉनिटरिंग करता है और देन आफ्टर उसकी प्रोसेसिंग भी करता है। तो इस तरीके से हमने SCADA को समझ लिया, हमने उसे डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब देन अब SCADA सिस्टम कॉन्सेप्ट की बात करें। ठीक है, तो अगर SCADA सिस्टम की बात करें, इसमें ढेर सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपका HMI है कि मॉनिटरिंग करेंगे, इसमें आपका इंजीनियरिंग स्टेशन है, इसमें आपका सेंट्रल स्टेशन है, और भी काफी सारी चीजें होती हैं। तो उन सबको तो SCADA refers to a centralized system that control and monitor the entire sites, और they are the complex system spread out over large areas। ठीक है, जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें हम इसे यूज करते हैं। नियरली ऑल द कंट्रोल actions are automatically performed by the रिमोट टर्मिनल यूनिट्स। रिमोट टर्मिनल कहीं कहीं इसे रिमोट टेलीमेट्री यूनिट्स भी कहते हैं। इसका काम क्या है, डेटा कलेक्शन करना। या अगर आरटीयू नहीं लगा है कहीं प्लांट पे तो पीएलसी होंगे। आरटीयू के नंबर ऑफ आईओ जो है वो कम होते हैं, तो छोटे प्लांट्स में आरटीयू प्रीफर कर देते हैं जहां नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट कम हो तो। और अगर प्लांट बड़ा हो मेरा, ठीक है, प्लांट का साइज बहुत बड़ा हो, बड़े प्लांट्स हो, ठीक है, देन हम पीएलसी या डीसीएस प्रीफर करते हैं। So nearly all the control actions are automatically performed by the remote terminal units or by the programmable logic controller।
तो इतने डिस्कशन में हमें एक चीज क्लियर हुआ कि स्काडा क्या है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। यहाँ आप देख सकते हो कि एक मॉनिटरिंग हो रही है कंट्रोल रूम में, और नेटवर्क होंगे ढेर सारे, लेकिन सेंट्रल लोकेशन पे होगा, वहां से डेटा सेंट्रल से कंप्यूटर को मिलता है। और ये कनेक्टेड होता है पीएलसी के साथ। पीएलसी जो है वो फील्ड के साथ कनेक्टेड है और एचएमआई के साथ कनेक्टेड है। और एचएमआई का सारा इंफॉर्मेशन जो एचएमआई स्क्रीन है, जो स्काडा का एचएमआई स्क्रीन है, वहां से एक मेन सर्वर कंप्यूटर को या सेंट्रल कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रोसेसेज हैं जो फील्ड में हो रहे हैं, उनका डेटा एचएमआई के थ्रू, पीएलसी के थ्रू यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये स्काडा सिस्टम कॉन्सेप्ट है कि स्काडा किस तरीके से काम करता है, कि इसमें क्या है, इंजीनियरिंग स्टेशन है, इसमें क्या है, आपका आरटीयू होता है, इसमें आपका पीएलसी होता है, इसमें आपका एचएमआई स्क्रीन होता है। तो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब स्काडा के कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो द बेसिक स्काडा कॉन्सेप्ट जो है, अगर मैं बात करूं तो द बेसिक स्काडा सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन इज ह्यूमन मशीन इंटरफेस, एचएमआई स्क्रीन इज रिक्वायर्ड, दिस इज मैंडेटरी एक्चुअली। आप मॉनिटर करोगे तो कहाँ मॉनिटर करोगे? अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो कहाँ देखोगे? आप अपने मोबाइल फोन पे देखोगे, आप अपने लैपटॉप पे देखोगे, तो योर लैपटॉप इज योर एचएमआई। हाँ, सेम अगर मैं प्लांट की मॉनिटरिंग करना चाहूंगा तो प्लांट को मैं कहाँ मॉनिटर करूंगा? प्लांट को मैं किसी कंप्यूटर पे मॉनिटर करूंगा, ठीक है, किसी स्क्रीन पे मॉनिटर करूंगा। दैट स्क्रीन इज एचएमआई, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। सेकेंड वन इज सुपरवाइजरी सिस्टम। अब ये जो सेंट्रल कंप्यूटर होगा, जितने सारे, मान लो 4 5 10 20 50 एचएमआई कनेक्टेड हैं, उन 50 एचएमआई को जो है एक सेंट्रल कंप्यूटर जो है वो अटैच किए हुए हैं। और जो सेंट्रल कंप्यूटर है दैट इज नोन एज सर्वर कंप्यूटर, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपरवाइजरी सिस्टम। अब तीसरा जो है हमारा टर्म, आप देख सकते हो, रिमोट टर्मिनल यूनिट, आरटीयू। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, या पीएलसी, ये दोनों होते हैं। छोटे प्लांट हो तो पीएलसी की जरूरत नहीं होती, आरटीयू से काम हो जाता है। और अगर प्लांट का साइज बड़ा है, बड़े साइज के प्लांट्स हैं, बड़े प्लांट्स हैं जहाँ नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पीएलसी यूज होता है। इनका काम क्या है? फिर डेटा को कलेक्ट करना और अकॉर्डिंगली कंट्रोल करना। ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग आपने किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो कंट्रोल करता है। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि इसमें ढेर सारे जो होंगे आपके नेटवर्किंग टूल्स, जैसे लैन है, वैन है, ठीक है, प्रोफिबस है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। ये सारा जो है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। एंड फाइनली स्काडा स्क्रिप्टिंग, स्काडा प्रोग्रामिंग, जो स्काडा में प्रोग्राम आपने किया है, जो एनिमेशन आपने डाला है, जो फील्ड का है, ठीक है, आप चाह रहे हो कि फील्ड, मैं स्काडा से फील्ड कैसे पीएलसी को या कैसे आरटीयू को इंस्ट्रक्शन दूं ताकि आरटीयू जो है वो उस तरीके से प्लांट को कंट्रोल करे। उसके लिए आपने प्रोग्रामिंग किया होगा स्काडा में, तो स्काडा प्रोग्रामिंग की भी जरूरत है। तो ये टोटली 6 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो स्काडा के होते हैं, और जिसके थ्रू प्लांट को हम मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्काडा सॉफ्टवेयर। अब ये तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि स्काडा किस तरीके से मॉनिटर करता है, इसका हार्डवेयर पार्ट क्या है, इसका अलग अलग सॉफ्टवेयर पार्ट भी होता है। लेकिन अब अगर मैं सिर्फ स्काडा सॉफ्टवेयर की बात करूं तो स्काडा सॉफ्टवेयर के कितने सारे पार्ट होते हैं ये जानना जरूरी है। अभी तक हम लोग स्काडा हार्डवेयर मींस आप टोटल स्काडा सिस्टम को देख रहे थे, अब हमने उसमें से सेग्रीगेट किया है कि स्काडा सॉफ्टवेयर पार्ट, क्योंकि मेन सीखना तो सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, हार्डवेयर में जो है वो थोड़ा बहुत होता है। स्काडा में ज्यादा काम नहीं होता, सॉफ्टवेयर में ही सारी की सारी प्रोग्रामिंग होती है, सारी मॉनिटरिंग जो है वो सॉफ्टवेयर में होती है। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर पार्ट की बात करूं तो इसमें अलग अलग काफी सारी चीजें होती हैं। जैसे पहला है आपका स्काडा सर्वर। ठीक है, स्काडा सर्वर अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जितने सारे ढेर सारे एचएमआई होंगे और वो सब एक सिस्टम के थ्रू कंट्रोल कनेक्टेड होंगे, जिसे हम कहते हैं स्काडा सर्वर। ठीक है, दूसरा है ऑपरेटर इंटरफेस। ये जो एचएमआई स्क्रीन होते हैं दैट इज नोन एज ऑपरेटर इंटरफेस। थर्ड वन इज ड्राइवर। ये जो ऑपरेटर इंटरफेस को फील्ड से या पीएलसी से या आरटीयू से कनेक्ट करने के लिए या सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, दैट इज नोन एज ड्राइवर, और ड्राइवर सॉफ्टवेयर और लिंकिंग ड्राइव। एंड फाइनली डेटा इंटरफेसेज। डेटा इंटरफेसेज क्या है कि ये जो फील्ड डेटा को जो कनेक्ट करता है पीएलसी, उसके लिए जो है आपको और वो जो डेटा है वो एचएमआई पे दिखाया जा रहा है, इसके लिए डेटा इंटरफेस पैकेज की जरूरत होती है फील्ड डेटा को स्काडा पे मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे 4 हैं। डेटा एक्विजिशन के थ्रू ही हम डेटा इंटरफेसेज करते हैं। तो ये 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं स्काडा सॉफ्टवेयर के। हमें इसके बारे में जानना है, वन बाय वन हम लोग इसको देखेंगे। पहले हम स्काडा सर्वर देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा स्काडा सर्वर। ये क्या है? तो ये एक सर्विस है, एक डेमन है। डेमन क्या होता है भाई? सर्विस।
जो वर्क है, जो आप वर्क एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज नोन एज डेमन। तो स्काडा क्या है? एक सर्विस है। स्काडा सर्वर क्या है? एक सर्विस है जो क्या करता है, बैकग्राउंड में जो है वो ढेर सारे प्रोसेसेस को रन कराता है। ठीक है, जो भी स्काडा का वर्क हो रहा है वो बैकग्राउंड में अपना रन करता रहता है, सारे ढेर सारे सर्विसेज। ठीक है, ये क्या क्या रन करा सकता है? तो ये ड्राइवर्स को रन कराता है ताकि पीएलसी और सारे डेटा सोर्सेज आपस में कनेक्टेड हो। सारा काम स्काडा सर्वर का होता है। स्काडा सर्वर के थ्रू सारे ड्राइवर्स रन करते हैं, चाहे वो ड्राइवर कोई भी हो। ये क्या मैनेज करता है भाई? मैनेजेज स्काडा डेटाबेस। जितना सारा डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, स्काडा जो है वो कलेक्ट कर रहा है फील्ड से, वो सारा डेटाबेस जो है वो मैनेज करता है। ठीक है, स्काडा डेटाबेस में क्या क्या होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहला होता है टैग, कॉन्फ़िगरेशन एंड डेटा। अब जितने सारे फील्ड इनपुट है, फील्ड आउटपुट है, उन सब के लिए मैंने क्या किया है? कॉन्फ़िगर। स्काडा में इतना तो बेसिक आइडिया आपको होगा कि टैग कॉन्फ़िगर किया है हमने। टैग क्या होता है? जो फील्ड में इनपुट आउटपुट होते हैं उन्हें हम एक अब मेमोरी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज टैग। तो टैग को कॉन्फ़िगर करके रखता है। ये ग्राफिक्स पेजेज को जो है वो रन कराता है, मैनेज करता है। एचएमआई में मान लो 50 एचएमआई है, तो उन सबके जितने सारे पेजेज हैं, किसकी सिक्योरिटी है, किस कहाँ अलार्म है, ये सारी ग्राफिक, जितने सारे ग्राफिकल पेजेज होंगे सबको ये मैनेज करेगा। ये अलार्म्स के लिस्ट को, एबनॉर्मल अलार्म्स क्या है? एबनॉर्मल कंडीशन, जो फील्ड पे अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन होता है तो उसे स्काडा स्क्रीन पे देख सके, उसे ये मॉनिटर मैनेज करता है। ये हिस्टोरिकल डेटा ट्रेंड को मैनेज करता है, मींस ट्रेंड्स ग्राफ्स को मैनेज करता है। ये जो इवेंट्स क्रिएट होते हैं, जो अलार्म्स के थ्रू जो कंडीशंस क्रिएट होते हैं, जो ठीक है, तो इवेंट्स डेटा को भी ये मैनेज करता है। एंड ये अलग अलग जो ऑपरेटर इंटरफेसेज है वहां से डेटा कनेक्शंस भी जो है एक्सेप्ट करता है या प्रोवाइड करता है उन्हें। द ऑपरेटर इंटरफेस कॉन्फ़िगर टूल एंड डेटा इंटरफेस पैकेज है। ये फील्ड से डेटा जो है एक्सेप्ट भी करता है या फील्ड को डेटा प्रोवाइड भी करता है। दोनों काम कराने का काम स्काडा सर्वर का होता है। तो मेन जो है वो स्काडा सर्वर और एचएमआई स्क्रीन है। हम लोग इसी पे कंसंट्रेट करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है ऑपरेटर इंटरफेस। ऑपरेटर इंटरफेस जैसा कि आपको पहले ही बताया था, हमारा एचएमआई स्क्रीन है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं। जैसे कि प्रोसेस में आप देख रहे होगे अलग अलग डिफरेंट पैरामीटर्स है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिनकी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। प्रोसेस को हम देख रहे हैं और इसके थ्रू मुझे आइडिया लग रहा है कि कब क्या ज्यादा हो रहा है। इसमें प्रोग्राम किया हुआ है अकॉर्डिंगली कि जैसे ही भाई ये इससे ज्यादा हो, एक सिग्नल जा रहा है मेन कंट्रोलर को, मेन कंट्रोलर वैल्यू को कम कर दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं कि ऑपरेटर इंटरफेस के थ्रू हम ग्राफिकल पेजेज को मॉनिटर करते हैं, ट्रेंड्स को मैनेज करते हैं, अलार्म्स देखते हैं, इवेंट्स लॉग्स, और भी काफी सारे फंक्शंस हैं जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ठीक है, और एक सर्वर के पास ढेर सारे ऑपरेटर इंटरफेस हो सकते हैं, ढेर सारे एचएमआई स्क्रीन हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स वो तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ढेर सारे एचएमआई स्क्रीन जो है एक सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, और उस सेंट्रल कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? सर्वर। और सर्वर जो है वो स्काडा से रिलेटेड ज्यादातर फंक्शंस को मैनेज करता है। ठीक है, एंड दिस अलाउ, उसके थ्रू क्या होता है, अगर मान लो एक सेंट्रल सर्वर है और उससे ढेर सारे एचएमआई स्क्रीन जुड़े हैं, उससे ढेर सारे ऑपरेटर इंटरफेस जुड़े हुए हैं, और इनको हम एक साथ कॉम्बाइंड रूप से मान लो 10 हमारे पास ऑपरेटर इंटरफेस है, तो हम उन्हें ऑपरेटर इंटरफेस पैकेज बोलते हैं। ठीक है, तो ढेर सारे जो ऑपरेटर इंटरफेस जो है कनेक्टेड है स्काडा के साथ, इन्हें इनसे क्या फायदा होता है कि अब एक ही स्क्रीन को जो है डिफरेंट ऑपरेटर्स जो है मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, एक ही स्क्रीन को हम 4 ऑपरेटर्स को अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिफरेंट मल्टी यूजर जो है वो ऑपरेशंस भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो ये हमारा ऑपरेटर इंटरफेस है। नेक्स्ट वन जो है हमारा वो है ड्राइवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, अगर कम्युनिकेशन ना हो तो शायद स्काडा जो है पीएलसी के साथ, स्काडा आरटीयू के साथ, स्काडा जो है वो सर्वर के साथ, जो एचएमआई है वो सर्वर के साथ मतलब कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और कनेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, कनेक्शन जो है वो क्या है? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो कनेक्शंस जो है उसकी जरूरत हमें होती है, और उसके लिए हमें जरूरत होती है एक सॉफ्टवेयर की, जिसका काम क्या है? अलग अलग डिवाइसेज को कनेक्ट करना। ठीक है, और इसके लिए हम स्काडा ड्राइवर सॉफ्टवेयर की यूज करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, ड्राइवर इज एन इंटरफेस बिटवीन द स्काडा सर्वर एंड एन एक्सटर्नल डिवाइस। कोई भी डिवाइस हो, सॉफ्टवेयर डिवाइस हो, हार्डवेयर डिवाइस हो, सबके कनेक्शन का काम स्काडा ड्राइवर ही करता है। ठीक है, और काफी सारे ड्राइवर हैं, काफी सारे कॉमनली यूज ड्राइवर्स के अगर मैं नाम की बात करूं तो जैसे मॉडबस है, हमारा ओपीसी क्लाइंट है, डीएन3 है। और एक और चीज, जितने भी पीएलसी कंपनीज होती हैं
जितने भी डीसीएस कंपनीज हैं, जितने भी ऑटोमेशन कंपनीज है, अगर साधारण शब्दों में कहें तो सबके अपने अपने अलग अलग स्काडा के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मित्सुबिशी है तो मित्सुबिशी पीएलसी, जैसे आपका वंडरवेयर कंपनी का स्काडा है तो वंडरवेयर के लिए अलग ड्राइवर सॉफ्टवेयर बनाएगी। जैसे आपका एलन ब्रैडली का स्काडा है तो मित्सुबिशी कंपनी एलन ब्रैडली का स्काडा के लिए अपना एक अलग ड्राइवर सॉफ्टवेयर बनाएगी। तो ऐसे भी ड्राइवर्स आते हैं, मित्सुबिशी पीएलसी, सीमेंस पीएलसी के लिए ड्राइवर, एलन ब्रैडली जो है अलग अलग कंपनियों के स्काडा के लिए अलग अलग ड्राइवर सॉफ्टवेयर बनाती है, ओमरॉन पीएलसी जो है अलग अलग बनाती है। और भी काफी एसएनएमपी और काफी सारे अलग अलग ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके थ्रू हम लोग प्लांट को जो है प्लांट डेटा को मॉनिटर करते हैं और इनको अलग अलग चीजों के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे एचएमआई ऑपरेटर इंटरफेस को हम सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं, ऑपरेटर इंटरफेस को पीएलसी के साथ कनेक्ट करते हैं, पीएलसी को फील्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन सिर्फ केबल से नहीं होता, इसके लिए ड्राइवर सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो तीन चीजें हमने देखी, सर्वर देख लिया, हमने ऑपरेटर इंटरफेस देख लिया, और हमने अब ड्राइवर्स पे भी कंसंट्रेट कर लिया। ड्राइवर्स के बाद हम लोग आते हैं डेटा इंटरफेस पे। तो यहाँ आप देखेंगे कि सम SCADA एप्लीकेशन रिक्वायर एन इंटरफेस टू अदर सिस्टम। अब जो SCADA है आप उस पर काम कर रहे हो, सर्वर से वो कनेक्टेड है, लेकिन वो चाहेगा कि नहीं नहीं जी मैं ना MES के साथ कनेक्टेड होऊंगा और ERP। अब जो नए लोग होंगे वो पूछेंगे कि सर ये MES क्या है, ये ERP क्या है। तो ये मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, उसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो को जो है मॉनिटर कर सकते हैं। उसमें लेवल ऑफ ऑटोमेशन डेवलप किया था, जो फाइनल लेवल होता है ऑटोमेशन का, जिसके थ्रू जो सेल्स टीम होती है या जो बिजनेस डेवलपमेंट की टीम होती है वो आपके पूरे डेटा को मॉनिटर करती है। जैसे आईओटी है आज के डेट में यूज हो रहा है, तो उससे जो पूरे प्लांट का डेटा है, जो फील्ड का डेटा है, वो कलेक्ट किया जाता है कि ताकि प्लांट की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर की जा सके। तो ये सारा डेटा उस टीम के साथ शेयर होता है, और उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे MES है, ERP है, इनके साथ भी हमें स्काडा को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, और SCADA सिस्टम शुड प्रोवाइड डेटा एक्सेस इंटरफेसेस टू मेक दिस पॉसिबल। आप यहाँ देख सकते हो कि आप यहाँ पे डेटा गैदर कर रहे हैं, वो फील्ड से डेटा को मॉनिटर कर रहे हैं। इसके लिए आपको ERP है, एक्सेल है, MES है, इन सब सॉफ्टवेयर के साथ अटैच करना होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि SCADA सॉफ्टवेयर के कितने सारे टर्म्स होते हैं, और इतना डिस्कशन करते करते एक चीज और क्लियर हो गया कि हम जितना सारा काम करेंगे वो SCADA में एक स्क्रीन होगा, ढेर सारे स्क्रीन होंगे, एक नहीं होगा। तो उन ढेर सारे स्क्रीन पे मींस वन बाय वन हम क्या करते हैं, SCADA में जितने भी प्रोसेसेस फील्ड में होंगे उनको हम डेवलप करते हैं, उनको अलग अलग स्क्रीन पे मॉनिटर करते हैं, और वो अलग अलग स्क्रीन जो है वो कनेक्टेड होता है सर्वर के साथ। इतना तो एक आइडिया लग मिल गया होगा। और वो जो स्क्रीन जिसपे हम ये सारा काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो अगला टॉपिक हमारा वही है कि वो जो स्क्रीन जिसपे हम सारा चीज डेवलप करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि एक प्रोसेस है जो डेवलप हो रहा है, किस तरीके से ये फिलिंग और मिक्सिंग का प्रोसेस हो रहा है, कि अलग अलग कलर की लिक्विड्स जो है वो आ रही हैं और उनका मिक्सिंग हो रहा है। यहाँ अलग अलग टैंक्स हैं, उनमें उसके थ्रू जो है मिक्सिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब ये स्क्रीन है, मुझे मिक्सिंग प्रोसेस दिखाना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, तो उसके लिए मैं ये मिक्सिंग प्रोसेस का सबसे पहले ये अलग से टैंक लगाऊंगा। ये टैंक लगाया, ये मिक्सर लगाया, ये मीटर लगाया, ये स्विच लगाए, अलग अलग टैंक को लिखा। ठीक है, ये पंप लगाए। तो ये सारी चीजें मैं एक स्क्रीन पे डेवलप करूंगा, लेकिन वो स्क्रीन कहाँ होगा, वो स्क्रीन SCADA सॉफ्टवेयर में होगा। और डेवलपमेंट जहां पे ये सारा काम मैं करूंगा दैट इज नोन एज विंडो। विंडो क्या है, एक बेस है मेरा, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं सारा काम करता हूँ। जैसे आप लिखते हो तो आप नोटबुक के ऊपर लिखते हो, तो नोटबुक इज योर बेस। और अगर आपको पेंटिंग करनी होती है तो आप पोर्ट्रेट के ऊपर पेंटिंग करते हो, तो देन पोर्ट्रेट इज योर बेस। वैसे ही SCADA सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्लेस है, एक बेस है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम ये सारा काम करते हैं, एंड दैट बेस इज विंडो। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम विंडो कहते हैं। तो साधारण शब्दों में यहाँ पे आप देख सकते हो, विंडो इज द बेस और प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन डिजाइन और डेवलप द प्रोजेक्ट। कुछ प्रोग्रामिंग करनी है यहीं पे करेंगे, रन कराना है यहीं पे कराएंगे। तो अलग अलग विंडोज होते हैं। अब विंडोज की बात आई कि अलग अलग विंडोज होते हैं मीन्स, तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि एक विंडो तो डेवलप करते नहीं, हम 10 20 50 100 200 विंडोज डेवलप करते हैं। हो सकता है मैं एक ही स्क्रीन में मॉनिटर करूं, हो सकता है मैं 50 अलग अलग स्क्रीन ले लूं, मॉनिटर करूं, उन 50 स्क्रीन को नेटवर्क करके सेंट्रल कंप्यूटर से अटैच कर दूं। तो वो अब मेरी अपनी इच्छा होती है या कंपनी जो क्लाइंट की इच्छा है उसके हिसाब से काम होता है।
तो जो सर्वर कंप्यूटर्स के थ्रू अटैच होंगे। लेकिन ये विंडोज मुझे एक तो डेवलप नहीं करने होंगे, 10 विंडोज करने होंगे, 20 विंडोज करने होंगे, 50 विंडोज करने होंगे, और वो विंडोज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ कितने टाइप के विंडो डेवलप कर सकते हैं, तो हमेशा जो बेस होगा, कभी भी जो पिछली क्लास में भी डिस्कशन के समय बताया था, अगर क्लासिफिकेशन की बात होती है किसी चीज की, तो एक रेफरेंस फ्रेम होता है हमारा। ठीक है, एक रेफरेंस फ्रेम। तो अगर कोई पूछे कि कितने टाइप के हो सकते हैं, मीन्स वो जानना चाह रहा है कि कितने टाइप के आप स्काडा जो स्क्रीन है वो डेवलप कर सकते हो। और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो कितने टाइप के विंडोज होते हैं? तीन अलग अलग टाइप के। फर्स्ट वन इज रिप्लेस, सेकेंड वन इज ओवरले, एंड थर्ड वन इज पॉपअप। रिप्लेस नाम से ही क्लियर है कि जैसे ही मान लो दो विंडोज हैं, तीन विंडोज हैं, जैसे ही आप कोई नया विंडो, ठीक है, ओपन करते हो, पुराना विंडो अपने आप क्लोज हो जाता है। यहाँ लिखा है ऑटोमेटिकली क्लोजेज एनी विंडो या विंडोज इट इंटरसेक्ट व्हेन इट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। मींस अगर मेरे पास सिर्फ एक विंडो है ओवरले टाइप का, एक रिप्लेस टाइप का है, और जैसे ही सॉरी, मेरे पास दो विंडोज हैं, दोनों रिप्लेस टाइप के हैं, या तो जैसे ही मैं एक विंडो ओपन करता हूं, तो पुराना वाला विंडो जिसे मैं देख रहा था वो अपने आप क्लोज हो जाएगा, अपीयर होना बंद हो जाएगा। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट है ओवरले में। अगर मैं नया विंडो देखता हूं तो उसका साइज जो है वो बड़ा होगा और वो ओवरलैप कर लेगा पुराने वाले विंडो के ऊपर। अगर फिर से नया विंडो देखता हूं तो कोई पुराना विंडो भी क्लोज नहीं होगा, बंद नहीं होगा, सबके सब विंडो जो है ओपन रहेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द करेंटली डिस्प्लेस्ड विंडोज। ठीक है, जो करेंटली आप देख रहे हो उसके ऊपर आ जाएगा। एंड कैन बी लार्जर देन द विंडोज इट इज ओवरलेइंग। ठीक है, उससे वो लार्जर हो सकता है। व्हेन एन ओवरले विंडो इज क्लोज, अगर ओवरले विंडो को क्लोज करते हैं, एनी विंडो दैट वेर हिडन बिहाइंड इट विल रीअपियर। ठीक है, रिप्लेस टाइप में ऐसा नहीं होगा। रिप्लेस टाइप में अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो पुराना वाला जो है नहीं दिखता, वो क्लोज हो चुका होता है। लेकिन इसमें अगर आपने ओवरले के ही दो विंडोज हैं, पुराने वाले को क्लोज किया, तो नया विंडो रीअपियर हो जाएगा। और पॉपअप क्या है, आप तो जानते होंगे, आपके लैपटॉप में नोटिफिकेशन आता होगा, बैटरी लो, बैटरी लो, बैटरी लो। ठीक है, या वैसे ही प्लांट पे नोटिफिकेशंस होते हैं, टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो। तो ऐसे नोटिफिकेशंस को हम पॉपअप विंडोज के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पॉपअप विंडो। तो ये विंडो टाइप्स हैं। अब अलग अलग टाइप के विंडोज हैं। नेक्स्ट है हमारा टैग नेम। अब देखो, स्काडा तो मैंने प्रोजेक्ट तो डेवलप कर लिया है। अब प्रोजेक्ट डेवलप करने के बाद जो है, ठीक है, प्रोजेक्ट तो मैंने डेवलप कर लिया है। अब प्रोजेक्ट डेवलप करने के बाद मुझे जितने सारे ऑब्जेक्ट, मान लो जैसे अभी आपने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि टैंक्स थे चार, तो उन टैंक्स को प्रॉपर्टी देनी होगी। और उन टैंक्स को प्रॉपर्टी देने के लिए मुझे उन्हें कोई ना कोई नेम प्रोवाइड करना होगा, मुझे उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसे एक नेम असाइन करना पड़ेगा। अब वो नेम क्या होगा? वो जो नेम मैं असाइन करूंगा उसे, उसी के बिहाफ पे सारा काम होगा। और वो नेम क्या है? एक्चुअली उसकी मेमोरी है। जैसे आपका नाम कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, घनश्याम, रेखा, सीमा, मीरा, कुछ भी। अब इस तरीके के जो नाम है वो क्या है? वो आपकी मेमोरी है, वो आपकी आइडेंटिटी है, ये बेस है आपका। इसके बिना आप कुछ भी नहीं हो। अगर सोच के देखो, अगर आपका नाम खत्म हो जाए, लोग क्या बुलाएंगे आपको? ए इधर आओ। तो वो अजीब सी चीज होगी। तो वैसे ही स्कैडा में जैसे ही हमारे यहाँ देखोगे आप, समाज में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका नाम प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे ही मैं स्कैडा प्रोजेक्ट डेवलप करना शुरू करूंगा, जैसे ही मैंने विंडो लिया, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा? हर ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड करना। अब जैसे हमारा नाम जो है वो क्या डिफाइन करता है? हमारा नाम, जैसे मेरा नाम राज है, तो वो क्या डिफाइन करता है? राज इज ए मेल। अगर किसी का नाम रेखा है तो वो डिफाइन करेगा रेखा इज ए फीमेल। मीन्स हमारा नाम जो है वो हमारा जेंडर डिफाइन कर रहा है। उसी तरीके से स्काडा का जो नेम है वो डिफाइन करता है कि ये जो है कौन सी मेमोरी यूटिलाइज करा। मीन्स ये जो नेम है, ये जो टैग नेम है, ये मेमोरी को डिफाइन कर रहा है। तो जो मेमोरी होता है ना स्काडा में, दैट इज नोन एज टैग नेम। ठीक है, मेमोरी या जो इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस और भी काफी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हमने यूज किए हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले वेरिएबल्स नेम लेते हैं। जैसे मान लो आपको प्रिंट कराना है, प्रिंट ही, PRINT, तो सबसे पहले आप क्या डिफाइन करोगे? वेरिएबल P, वेरिएबल R, वेरिएबल I, वेरिएबल N, वेरिएबल T, और देन प्रिंट कमांड दोगे उसे, और प्रिंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ स्काडा में ना जितने सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन्हें हमें एक नेम प्रोवाइड करना होता है, और ये नेम बताता है कि ऑब्जेक्ट किस टाइप की मेमोरी यूज कर रहा है।
और उस नेम के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग मेमोरी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और इसे हम कहते हैं टैग नेम। यहाँ आप देख रहे होंगे कि एसपीएलसी सेकेंड इज टैग नेम, और इस तरीके से हमें डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो और हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक स्पेसिफिक मेमोरी हमें असाइन कर। व्हेन वी आर डिफाइनिंग टैग नेम्स इन द इंटेक्स डेटाबेस, वी मस्ट असाइन ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ईच टैग नेम अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेज। अलग अलग टैग नेम के यूजेज के अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करना होता है अलग अलग टैग नेम्स। ठीक है, जैसे कि आपका टैग मेमोरी है, तो मेमोरी क्या हो सकता है? एनालॉग हो सकता है, डिस्क्रीट हो सकता है। हाँ, आपका जो है मेमोरी स्ट्रिंग टाइप हो सकता है, लेकिन उसमें भी काफी सारे टाइप्स हैं, तो जिसका डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। तो टैग नेम पढ़ते पढ़ते हमें क्लियर हो गया कि टैग नेम क्या है भाई। टैग नेम जो है वो हमारा मेमोरी है। अब हम लोग आते हैं, अब मेमोरी की बात करें। अब टैग्स अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे आपको बताया कि आपका एनालॉग टैग है, आप डिस्क्रीट टैग है, और मेमोरी टैग है। तो सबसे पहले मेमोरी टैग की बात करें। मेमोरी टाइप टैग में जो है ये क्या है? मेमोरी टाइप टैग नेम एग्जिस्ट इंटरनली, ठीक है, विद इन आवर एप्लीकेशन। मीन्स अगर आप स्काडा में काम करो, जैसे आप वंडरवेयर स्काडा में काम कर रहे हो, तो वंडरवेयर के अंदर ही अगर आप काम करना चाह रहे हैं, तब जो टैग लोगे वो मेमोरी टाइप टैग होगा। ठीक है, अगर आप आउटसाइड तो सॉफ्टवेयर नहीं जाना चाहते, आप सिमुलेट करा के देखना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट को, आप सारा काम सॉफ्टवेयर के अंदर ही चाह रहे हो, किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर से इसका कुछ लेना देना ना हो, देन आप जो मेमोरी यूज करोगे, जो टैग यूज करोगे, दैट इज मेमोरी टाइप टैग। और ये अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला आपका हमारा है मेमोरी डिस्क्रीट। मीन्स अगर कोई 0 या 1 हो, जैसे स्विच है आपका, स्विच को अगर आप इनसाइड द सॉफ्टवेयर देखना चाह रहे हो तो 0 या 1 होगा। लाइट है, इंडिकेटर है आपका, वो ऑन होगा या ऑफ होगा, तो 0 1, हाई लो, ऑन ऑफ, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? मेमोरी डिस्क्रीट में आती हैं। और अगर मुझे कोई इंटीग्रल वैल्यू देखना है, जैसे काउंटर है, जैसे टाइमर, आपकी घड़ी चल रही है 1 2 3 4 5 6, कभी 2.5 नहीं होगा, ठीक है, सेकेंड्स 1 2 3 4 होगा। तो इस तरीके से अगर मुझे मॉनिटर करना है किसी इंटीग्रल वैल्यूज को, तो मैं क्या लूंगा? मेमोरी इंटीजर। लेकिन अगर वही मैं बात करूं कि टेम्परेचर को मॉनिटर करना है भाई, तो टेम्परेचर तो 2.5 डिग्री भी हो सकता है, 10.8 डिग्री भी हो सकता है। तो अगर मुझे फ्लोटिंग डेटा को, डेसिमल पॉइंट्स को मॉनिटर करना है, तो मैं मेमोरी रियल यूज करता हूँ। इंटीग्रल मेमोरी का जो रेंज होता है वो यहाँ आप देख सकते हो कि -2147483 648 से लेके 2147483 647 तक होता है। ठीक है, अब मेमोरी रियल की बात करें तो इसका भी रेंज काफी बड़ा, -3.4 e⁻38 टू और +3.4 e⁻38 के बीच में होता है। ठीक है, अब मेमोरी मैसेज की बात करें तो कोई भी स्ट्रिंग टाइप जो है कैरेक्टर्स अगर मुझे सोन होता है, जैसे लिख के आ रहा है टेम्परेचर हाई, ये नोटिफिकेशन जो आ रहा है वो मैसेज टाइप मेमोरी में आ रहा है। तो स्ट्रिंग अगर मुझे चाहिए होता है तो उसे मैं मेमोरी मैसेज प्रोवाइड, पॉपअप जो है विंडोज में नॉर्मली इसकी जरूरत ज्यादा होती है। तो ये हमारा मेमोरी टाइप टैग है। अगला, अगर आउटसाइड द सॉफ्टवेयर कुछ काम करना हो, किसी और सिस्टम के साथ अटैच करना हो, जैसे एक्सेल के साथ अटैच कर रहे हैं, पीएलसी के साथ अटैच कर रहे हैं, आरटीयू के साथ अटैच कर रहे हैं, किसी के साथ भी जब मैं अटैच करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या जरूरत होती है? वही मेमोरी जो अभी मैं ले रहा था मेमोरी, ठीक है, उसको अब मैं कर दूंगा इनपुट आउटपुट। वही टैग जिसे अभी मैं मेमोरी टैग ले रहा था, उसे मैं क्या चेंज करूंगा? इनपुट आउटपुट टैग, ताकि जो आउटसाइड द सॉफ्टवेयर उसके साथ ही इंटरफेस हो सके। यहाँ लिखा है ऑल टैग नेम्स दैट कैन रीड और राइट देयर वैल्यूज टू और फ्रॉम अनदर विंडो प्रोग्राम और इनपुट आउटपुट टाइप टैग नेम्स। ठीक है, ये भी सेम उसी टाइप से है, बस मेमोरी की जगह हमारा इनपुट आउटपुट आया है कि इनपुट आउटपुट डिस्क्रीट है 0 या 1। इनपुट आउटपुट इंटीजर है, साइंड इंटीजर वैल्यू। ठीक है, मीन्स इसमें आपका जो है डेसिमल्स वगैरह नहीं आएंगे। और इसका रेंज जो है वही है 2147483 648 और से लेके 2147483 647 तक। ठीक है, और अगला है हमारा इनपुट आउटपुट रियल। ये फ्लोटिंग नंबर्स को अगर शो करना होता है तो इसके थ्रू हम देखते हैं। इसका भी रेंज वही है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था पिछले स्लाइड में, कि जो है फ्लोटिंग नंबर्स जो है इसको हम लोग इसके थ्रू देखते हैं, इनपुट आउटपुट रियल को। और अगर मुझे मैसेज टाइप मेमोरी चाहिए, स्ट्रिंग टाइप चाहिए, तो इसका जो रेंज है वो 131 कैरेक्टर्स तक होता है। ठीक है, और इसके थ्रू मैं इनपुट आउटपुट मैसेज के थ्रू नोटिफाई करता हूँ इसे। अगला है हमारा, ये तो हो गया हमारा इनपुट आउटपुट टैग।
कुछ मिसलेनियस टैग भी होते हैं, अलग अलग बड़े फीचर्स हैं कुछ स्कैडा में, इनके लिए मैं अलग अलग टैग नेम डिफाइन करता हूँ और उसे हम कहते हैं मिसलेनियस टैग नेम। जैसे आपका ट्रेंड देखना, हिस्टोरिकल ट्रेंड है, अलार्म है, टैग आईडी है, ये सब जो है आपके अलग अलग ग्रुप वेरिएबल्स हैं, ये सब आपके आपके मिसलेनियस टैग आते हैं। तो देयर आर सेवरल टैग टाइप्स दैट यू कैन असाइन to tags that perform complex functions such as creating dynamic alarm display, historical trend monitoring, or controlling the tag that each historical trend pane is plotting and so on। ठीक है, तो अलग अलग जो है ट्रेंड्स हो, अलार्म्स हो, इन सब के लिए अलग अलग कुछ स्पेशल टाइप वेरिएबल्स है, दैट इज नोन एज मिसलेनियस टैग। ठीक है, स्पेशल टाइप टैग है जिन्हें हम मिसलेनियस टैग कहते हैं। जैसे ग्रुप वेरिएबल है, ठीक है, तो अलार्म ग्रुप के लिए इसकी जरूरत होती है, क्या होता है, अलार्म ग्रुप के लिए इसकी जरूरत होती है। अलार्म ग्रुप जब हम असाइन करते हैं तो टैग आईडी की मुझे जरूरत होती है। फिर अगला है हिस्टोरिकल ट्रेंड नेम। जब भी आप हिस्टोरिकल ट्रेंड डिफाइन करोगे, जब आगे हम लोग करेंगे, अलार्म्स भी करेंगे, तो ग्रुप वेरिएबल्स भी देखेंगे। आगे फ्यूचर में अगर मैं और वीडियोज डालता हूँ, अगर आप लोग के लाइक्स प्रॉपर आएंगे तभी मैं और वीडियो डाल पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता तो चले कि अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो किसी को तो बेनिफिट हो रहा हो, कोई जो है, कोई तो है जो देख रहा हो वीडियो, तभी मैं आगे वीडियो डाल पाऊंगा। तो आगे अलार्म्स है, ट्रेंड्स है, ये सब हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, और हिस्टोरिकल ट्रेंड के साथ एक और जो है हमारा स्पेशल मिसलेनियस टैग जो है डिफाइन है, दैट इज टैग आईडी। तो आपका ग्रुप वेरिएबल्स है, हिस्टोरिकल ट्रेंड है और टैग आईडी, ये हमारे मिसलेनियस टैग है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट टैग। इनडायरेक्ट टैग क्या होगा, मीन्स इनडायरेक्ट क्या है, जैसे कि पापा चॉकलेट लेके आते हैं और पापा को चॉकलेट आपको देना है, लेकिन पापा ने क्या किया, चॉकलेट आपको नहीं दिया। पापा दो चॉकलेट लाए, आपकी बहन को भी देना है और आपको भी देना है, तो पापा ने मम्मी को दे दिया, देन डिस्ट्रीब्यूट किसने किया, मम्मी ने। बट इंस्ट्रक्शन पापा का था, पापा ने कहा कि भाई दोनों बच्चों को देना है तो दोनों को देना है। तो कहने का मतलब कि एक टैग का इंस्ट्रक्शन दूसरे टैग पे है और उसके कारण बाकी के दो टैग्स को जो है इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। मीन पापा जो है आपको डायरेक्टली तो चॉकलेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली चॉकलेट आप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यही काम इनडायरेक्ट टैग के केस में होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्विक फंक्शन स्क्रिप्ट्स के थ्रू या हाँ स्क्रिप्टिंग करके या विंडो स्क्रिप्ट के थ्रू, किसी भी तरीके से स्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है, एक टैग के प्रोसेस को, जैसे अगर एक टैग में कुछ चेंजेज आ रहे हैं, उससे सात आठ अलग अलग प्रोसेसेज में कुछ चेंजेज आए, सात आठ अलग अलग टैग्स में कुछ चेंजेज आए, सात आठ अलग अलग इनपुट आउटपुट में कुछ चेंजेज आ रहे हैं अगर, तो वो जो एक टैग है जिसके कारण उन सबको आ रहा है, उन्हें मैं इनडायरेक्ट टैग असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई। इनडायरेक्ट टाइप टैग्स अलाउज यू टू क्रिएट वन विंडो एंड रीअसाइन द टैग्स इन दैट विंडो टू मल्टीपल सोर्सेज। मतलब एक टैग से हम मल्टीपल सोर्सेज को कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड क्रिएट ए डेटा चेंज क्विक स्क्रिप्ट, डेटा चेंज स्क्रिप्ट के थ्रू, क्विक फंक्शन स्क्रिप्ट के थ्रू, दैट वुड मॉडिफाई द सोर्स फॉर ऑल टैग्स इन ए विंडो बेस्ड ऑन द वैल्यू दैट हैज चेंज। तो आप देख सकते हो कि अगर एक टैग के थ्रू मैं अगर दूसरे अलग अलग 10 या 20 या 50 कितने भी टैग्स को अगर मैं कुछ फर्क डाल सकता हूँ, कुछ उसका प्रोसेस को चेंज कर सकता हूँ, तो ये इनडायरेक्ट टैग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, लाइसेंस। अब देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदोगे आप तो लाइसेंस की तो जरूरत होगी। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खरीदते हो तो आपको उसका लाइसेंस परचेज करना होता है। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉरी आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लेते हो तो उसका लाइसेंस चाहिए होता है। उसी तरीके से अगर स्कैडा सॉफ्टवेयर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज करना चाहोगे तो आपको लाइसेंस की जरूरत होगी। ओके, ठीक है सर, मैं परचेज कर लूंगा, लेकिन स्कैडा लाइसेंसिंग दिया कैसे जाता है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो स्काडा लाइसेंसिंग वही हम लोग देखेंगे। लाइसेंसिंग पैटर्न्स यूज्ड इन स्काडा सॉफ्टवेयर। तो दो तरीके से स्काडा लाइसेंसिंग होता है। ठीक है, और पहला जो टाइप है दैट इज डोंगल की। एक की है, यहाँ आप नीचे इमेज में देख सकते हो, ये इस टाइप के कीज होंगे पेन ड्राइव जैसे, जिसको आप स्काडा में यूएसबी के थ्रू या अलग अलग पोर्ट्स होते हैं उसके थ्रू अटैच कर सकते हो। ठीक है, ये डोंगल कीज है। इनको जैसे ही आप स्काडा में अटैच करते हो, स्काडा सिस्टम जो है वो लाइसेंस हो जाता है। इट इज ए हार्डवेयर लॉक विच कैन बी पुट ऑन द कम्युनिकेशन पोर्ट ऑफ द पीसी। आपके पीसी के कम्युनिकेशन पोर्ट पे ये लगाया जाता है। अब दूसरा है सॉफ्टवेयर कोड है। कंपनी आपको क्या करेगी, एक इमेज फाइल मेल करेगी, वो सॉफ्टवेयर कोड जाके आप अपने सिस्टम के इमेज फाइल में पुट कर दोगे, इंस्टॉल कर दोगे, तो आपका क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो लाइसेंस हो जाएगा।
तो एक सॉफ्टवेयर कोड के थ्रू अगर मैं लाइसेंसिंग प्रोवाइड करता हूँ तो सॉफ्टवेयर लॉक बोलते हैं उसे, और अगर मैं एक हार्डवेयर की के थ्रू काम करता हूँ तो दैट इज नोन एज डोंगल की। बड़े प्लांट्स को नॉर्मली, जो बड़े प्लांट्स हैं जो स्टार्टर यूज करते हैं, ज्यादातर आप प्रोफेशनल लेवल पे देखोगे डोंगल की के थ्रू ही लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लाइसेंसिंग पैटर्न्स की बात हुई। अब ये जो लाइसेंसिंग पैटर्न्स हैं, ये किन टर्म्स पे डिपेंड करता है कि ये जो लाइसेंस हम स्काडा को प्रोवाइड करते हैं, ये कैसे, किस चीज पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ भी आप करते हो ना, जैसे आप सब्जी भी खरीदने जाते हो तो आपके दिमाग में होता है ताजा होनी चाहिए, ठीक है, सस्ती भी हो और ताजा भी हो तो बेहतर होगा, तो एक प्राइस भी दिमाग में होता है। तो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं जो मेरे दिमाग में होता है कि भाई देखो सब्जी परचेज करना है लेकिन इन वेरिएबल्स का ख्याल रखना है। तो वैसे ही जब स्काडा लाइसेंस आप खरीदने जाते हो तो आपके दिमाग में कुछ होता है, तो अलग अलग पैकेजेज होता है आपके दिमाग में कि भाई देखो क्या है, किन किन टर्म्स पे ध्यान रखेंगे। और उन टर्म्स के अकॉर्डिंग स्काडा पैकेजेज जो है वो दो टाइप के होते हैं। दो टर्म्स हैं जिस पे हमें ध्यान रखना होता है। पहला है नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट जो है वो ऐसा नहीं कि आप कितने भी इनपुट आउटपुट ले सकते हो। इनपुट आउटपुट जो है वो फिक्स होते हैं। जैसे आपका 64 इनपुट हो सकता है, आउटपुट हो सकता है, टोटल है ये आईओज, मतलब इतने टैग आप स्काडा में ले सकते हैं। इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है स्काडा में, टैग। तो 64 टैग का स्काडा, 64 टैग का स्काडा हो सकता है, 128 टैग का स्काडा हो सकता है, 256 टैग का स्काडा हो सकता है, 1000 टैग का, लेकिन अपनी जरूरत है। एंड मैक्सिमम जो है 64,000 टैग का स्काडा हो सकता है। ठीक, आप कहोगे इससे ज्यादा चाहिए होगा तो दो लाइसेंस परचेज करने होंगे, लेकिन नॉर्मली इतने ज्यादा टैक्स होते नहीं, 50-60 हजार मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब मान लो अगर आपके पास जो है 2, 4, 10, 20, 25 कितने भी ऑब्जेक्ट हो, कितने भी मतलब इनपुट आउटपुट हो फील्ड में, तो क्या करोगे, आपको मिनिमम 64 टैग का स्कैडा, 64 टैग का स्कैडा परचेज करना पड़ेगा। और अगर 65 इनपुट आउटपुट हो तो मिनिमम 128 टैग का स्कैडा आपको परचेज करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। अगला जो है आपका पैकेज है, जो है डेवलपमेंट, रन टाइम और नेटवर्क। इस पे डिपेंडेंट है कि आपको D+R+N, DRN, डेवलपमेंट, रन टाइम, नेटवर्क, या रन टाइम प्लस नेटवर्क और व्यू नोड, ये तीन अलग अलग हैं। तो ये पैकेजेज भी अवेलेबल होते हैं कि अगर मान लो आप प्लांट पे काम कर रहे हो और आपको जो आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप हो, ठीक है, और आपको क्या काम होगा, आप स्काडा प्रोजेक्ट डेवलप करोगे, स्काडा, ठीक है, देन आफ्टर वो प्रोजेक्ट को आप प्लांट में जाके कमीशन करोगे, कमीशनिंग करोगे, उसको रन टाइम में चला के आप क्या करोगे, नेटवर्किंग कर दोगे सारी डिवाइसेज को, ठीक है। और नेटवर्किंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको कनेक्ट कर देते हैं हम। नेटवर्किंग करने के बाद, सॉरी, नेटवर्किंग कर दिया हमने, क्या किया, हमने स्काडा प्रोजेक्ट डेवलप किया, उसे रन टाइम में चलाया, चलाने के बाद फील्ड डिवाइसेज के साथ जो है उसको नेटवर्क कर दिया। अब नेटवर्किंग करने के बाद हमने प्लांट इंजीनियर को उसे सौंप दिया कि ये लीजिए आपका रेडी है, आप इसे रन कराइए, चलाइए। तो हमने डेवलपमेंट किया, रन टाइम किया और नेटवर्क किया। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होगी वो D+R+N के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, डेवलपमेंट प्लस रन टाइम प्लस नेटवर्क। ठीक है, अगला है हमारा, आप देख सकते हो, विद दिस पैकेज डेवलपमेंट एंड एडिटिंग ऑफ द एप्लीकेशन इज पॉसिबल। मतलब डेवलपमेंट और एडिटिंग पॉसिबल है, रन टाइम, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट इज पॉसिबल, एंड नेटवर्किंग इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसमें आप सारा काम कर, इसे हम फुल पैकेज भी बोलते हैं, ठीक है, फुल नोड भी बोलते हैं। अगला है हमारा R+N, रन टाइम प्लस नेटवर्क। आप प्लांट इंजीनियर हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियर हो, आपको जो है प्लांट हेड हो मान लो, आपको कंपनी ने सारा कमीशनिंग कर दिया, नेटवर्किंग कर दिया और आपको पकड़ा दिया कि ये लीजिए आपका स्काडा रेडी है, आप इसे मॉनिटर करोगे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, सिर्फ मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है, आप प्रोजेक्ट एडिटिंग नहीं कर सकते, आप प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर सकते हो, और एडिटिंग के अलावा ज्यादा से ज्यादा आप नेटवर्किंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, विद दिस पैकेज डेवलपमेंट एंड एडिटिंग ऑफ द एप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, डेवलपमेंट एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, रन टाइम, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ द प्लांट इज पॉसिबल, एंड नेटवर्किंग इज पॉसिबल। तो जो प्लांट इंजीनियर होता है उनके लिए डेवलपमेंट जो है वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं करना पॉसिबल होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो आपको लाइसेंस देता है वो उसमें R+N का ही ऑप्शन होता है, सिर्फ आप रन टाइम कर सकते हो, लेकिन उसके पास जो लाइसेंस है, ताकि कल के डेट में अगर आपके प्लांट पे कोई दिक्कत आए, आपको कोई दिक्कत आ रही हो, देन आप जो है आप प्रोजेक्ट इंजीनियर को बुलाते हैं ताकि वो आपको एडिट करके, चेंज करके प्रोग्राम्स में आपको प्रोवाइड करे। और तीसरा एक होता है, जैसे मान लो आपके यहाँ कोई कॉलेज स्टूडेंट्स आए हैं, ये व्यू नोड इसको कहते हैं, कि कुछ मॉनिटरिंग करनी है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इन्हें कुछ डेटा चाहिए, ठीक है, वो देखना चाहते हैं आपके प्लांट पे, तो अब आप उसको कंट्रोल रूम में तो ले नहीं जाओगे, कंट्रोल तो उसको दे नहीं सकते, भाई गलती से किसी ने कुछ चेंजेस कर दिए तो, या कोई भी विजिटर आया है तो उसे आप कंट्रोलिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते। उनके लिए क्या होता है, हम कुछ स्क्रीन बाहर लगा के रखते हैं जिसपे दिखा देते हैं दिस इज स्काडा,
बट आप ना वहां से कंट्रोलिंग पॉसिबल है ना तो सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग पॉसिबल है, इसीलिए इसे हम व्यू नोड भी बोलते हैं। विद दिस पैकेज डेवलपमेंट एंड एडिटिंग ऑफ द एप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, रन टाइम मॉनिटरिंग इज पॉसिबल, ठीक है, बट कंट्रोल ऑफ द प्लांट इज नॉट पॉसिबल एंड नेटवर्किंग इज पॉसिबल। दिस पैकेज इज यूज्ड ए व्यू नोड, सिर्फ मॉनिटरिंग करने के लिए। लेबर्स वगैरह को भी ये प्लांट पे दे दिया जाता है कि चलो ठीक है आप उसको देखते रहना, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते वहां से। अगर टेम्परेचर लो हो गया तो टेम्परेचर को बढ़ा नहीं सकते, मैक्सिमम ये है कि थोड़ा बहुत नेटवर्किंग किया जा सकता है इसमें। तो ये मॉनिटरिंग के लिए जो है फैक्ट्री फोकस टाइप का। तो ये तीन अलग अलग हमारे पास स्काडा पैकेजेज हैं, हम लोग देखेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब बात आती है कि सर ये सब तो ठीक है, ज्ञान तो हमने काफी ले लिया, लेकिन ये बताओ कि आप यहाँ काम क्या सिखाते हैं स्काडा में? अगर मैं सीखने जाऊं कहीं तो होता क्या है? कॉन्सेप्ट तो मुझे मिल गया कि क्या है स्काडा, लेकिन स्काडा में काम क्या करते हैं? जैसा कि पुराना भी डिस्कस किया हमने कि स्काडा में क्या करते हैं, प्लांट प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं। तो उसके लिए तो पहले डेवलप करना होगा ना भाई। मॉनिटर करने से पहले मान लो फील्ड में बॉयलर रन हो रहा है, तो उसके लिए तो आपको स्क्रीन पे बॉयलर डेवलप करना होगा, उसमें एनिमेशंस डालने होंगे, ठीक है, उसमें अलार्म डालना होगा, उसमें ट्रेंड की प्रॉपर्टी डालनी होगी। अब ये सब डालने के लिए आपको ये सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो स्काडा सीखने का मतलब क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज को सीखना। तो स्काडा के कौन कौन से फीचर्स हैं? ऑब्वियसली जो स्काडा के प्रॉपर्टी है, स्काडा में जो काम होते हैं वही उसके फीचर्स हैं। जैसे अलग अलग काफी सारे फीचर है। पहला फीचर है हमारा डायनामिक प्रोसेस मिमिक या डायनामिक प्रोसेस कंट्रोल या एनिमेशन कंट्रोल। मीन्स डायनामिक प्रोसेस मिमिक कंट्रोल और एनिमेशन कंट्रोल। डायनामिक प्रोसेस मतलब ऐसे प्रोसेस है जिसमें मोशन हो, उन्हें हम डायनामिक प्रोसेसेज कहते हैं। और इनकी कंट्रोलिंग आप स्काडा के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब किस कार्य के थ्रू कैसे करेंगे? तो उसमें एनिमेशन डालेंगे, उसमें एनिमेशन प्रॉपर्टीज डालेंगे, इसीलिए इसे हम एनिमेशन कंट्रोल भी कहते हैं। जैसे बॉयलर है तो बॉयलर रन करा, मैंने बॉयलर लगा तो दिया, लेकिन उसमें रन कराना है, तो रन कराने के लिए मुझे जरूरत किसकी होगी? कन्वेयर है, कन्वेयर को रन कराना है, तो रन कराने के लिए उसमें प्रॉपर्टी एनिमेशन प्रॉपर्टी डालनी होगी। तो वो प्रॉपर्टी जो है वो एनिमेशन कंट्रोल के थ्रू होती है, ठीक है। इसीलिए इसको हम डायनामिक प्रोसेस मिमिक कंट्रोल या एनिमेशन कंट्रोल कहते हैं। अगला है हमारा अलार्म्स एंड इवेंट्स। हम इसके थ्रू अलार्म्स को भी देखते हैं, इवेंट्स को देखते हैं। नेक्स्ट वन है ट्रेंड्स, सिक्योरिटी, रेसिपी मैनेजमेंट, स्क्रिप्ट्स एंड फाइनली आपको मैंने पहले ही बताया था कि स्काडा अकेले कुछ नहीं कर सकता, कंट्रोलिंग इसके बस का नहीं। ये सिर्फ क्या करता है, मॉनिटर करता है, और अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो ये मेन कंट्रोल मींस पीएलसी को सिग्नल ट्रांसफर करेगा। अगर फील्ड में कोई जरूरत है, कुछ चेंजेस आ गए हैं, देन ये पीएलसी को सिग्नल देगा और पीएलसी उस चीज को ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो हमें इसके लिए पीएलसी स्काडा इंटरफेसिंग भी आना चाहिए। और फाइनली डेटा कनेक्टिविटी मींस हमें एक्सेल के साथ या अदर सॉफ्टवेयर के साथ भी डेटा कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए, ईआरपी है और भी अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ। तो ये 8 फीचर है जिसपे हम लोग काम करते हैं। फर्स्ट फीचर इज एनिमेशन कंट्रोल। आप यहाँ देख सकते हो कि अलग अलग है, जैसे कलर फील है, परसेंट फील है, साइज कंट्रोल है, लोकेशन कंट्रोल है, ठीक है, ओरिएंटेशन है, विजिबिलिटी है, एक्शन है, हाइट्स ऑफ विंडो है। ये सारे किस में आते हैं? डायनामिक प्रोसेस कंट्रोल और एनिमेशन कंट्रोल में। आप ये सारे जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे ना, स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट है उस पर क्लिक किया हमने या राइट पे एनिमेशन कंट्रोल पे गए, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको देखने तो जिसकी भी आपको जरूरत है। जैसे मान लो आपको ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो तो हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, कलर फिलिंग करनी तो कलर फिलिंग कर सकते हो, लाइन कलर देना तो कुछ भी कलर्स हो, कुछ कोई भी एनिमेशन प्रॉपर्टी आप इसके थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये जो टोटल टेबल है इसे हम एनिमेशन टेबल कहते हैं। और ये जो लिंक है अलग अलग आप देख रहे होगे, डिस्क्रीट, एनालॉग, स्ट्रिंग, इनको हम एनिमेशन लिंक्स कहते हैं। ये जो देख रहे हो विजिबल, ये सारे जो है छोटे छोटे पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, दैट इज एनिमेशन लिंक, ठीक है। दूसरा फीचर है हमारा अलार्म्स एंड इवेंट्स। अलार्म्स क्या है भाई? अलार्म्स एंड इवेंट्स आर द नोटिफिकेशंस। ये दोनों नोटिफिकेशन होता है, बट फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? एक नोटिफिकेशन है जो जैसे ही नोटिफिकेशन होगा एक कुछ होगा जो हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा, या जो हमें इंडिकेट करेगा कि भाई नोटिफिकेशन आ गया है, दैट इज नोन एज अलार्म। और एक लिख के आएगा कि भैया नोटिफिकेशन आया है। जो लिख के आ रहा है ना, जो मैसेज टाइप आ रहा है, दैट इज इवेंट, ठीक है, जो लिखित में हो। जैसे एक आपके बॉस ने कहा कि भाई देखो 6 बजे छुट्टी हो जाएगी, तो आपने सुन लिया, आपके अलार्म दिमाग में हाई हो गया कि हाँ भाई 6 बजे छुट्टी हो जाएगी ऑफिस की। लेकिन वही अब बॉस आपने कहा कि बॉस आपने मुझे मेल नहीं किया, तो जो मेल कर रहे हैं ना बॉस, दैट इज इवेंट, ठीक है। और जो बॉस ने हमें वर्बली कहा, दैट इज अलार्म। तो वैसे ही जैसे नोटिफिकेशन होता है, जैसे ही नोटिफाई हुआ, जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ, एक नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, एक लाइट था जो हाई हो गया, एक अलार्म था, एक बजर था जो बजने लगा, तो मैंने कहा ओ हो अलार्म हाई हो गया, तो वो अलार्म है।
और वही चीज लिखा हुआ आने लगा कि भाई लो लो अलार्म हाई, भाई हाई हाई अलार्म हाई, कुछ लिख के आने लगा। तो जो नोटिफिकेशन लिख के आता है, जो मैसेज टाइप नोटिफिकेशन है, दैट इज नोन एज इवेंट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो अलार्म्स एंड इवेंट्स आर द नोटिफिकेशन यूज्ड टू इन्फॉर्म ऑपरेटर ऑफ प्रोसेस एक्टिविटी। प्रोसेस एक्टिविटी को नोटिफाई करने के लिए होता है। अलार्म्स रिप्रेजेंट्स वार्निंग ऑफ प्रोसेस कंडीशन दैट कुड कॉज प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायर एन ऑपरेटर रिस्पॉन्स। अगर अलार्म आई होगा तो वो ऑपरेटर को ढूंढेगा कि भाई इसको ठीक करो। ठीक है, A typical alarm is triggered when a process value exceeds a user defined limit। ठीक है, कोई भी यूजर डिफाइंड लिमिट को अगर क्रॉस कर जाता है। अलग अलग अलार्म्स होते हैं, जैसे डिस्क्रीट अलार्म है, एनालॉग अलार्म है। एनालॉग अलार्म के भी अलग अलग टाइप हैं, जैसे वैल्यू टाइप होते हैं, इसमें डेविएशन टाइप है, रेट ऑफ चेंज है। तो आगे हम लोग वो सब चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, जब देखेंगे प्रैक्टिकली। नॉर्मली जो दो ही टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट और एनालॉग अलार्म। अब इवेंट्स क्या है भाई? इवेंट्स रिप्रेजेंट्स नॉर्मल सिस्टम, जैसा कि पहले बता दिया, सिस्टम स्टेटस मैसेजेज। ये सिस्टम स्टेटस मैसेजेज है कि स्टेटस हाई हुआ है, लेकिन उस हाई को वो मैसेज के थ्रू दिखाएगा। और वो दिखाने के बाद ये नहीं कि भैया आपको ऑपरेटर की जरूरत है, ऑपरेटर तो जैसे अलार्म हाई हुआ था आ गया था। तो अलार्म हाई हुआ है, लेकिन उसको मैसेज के थ्रू जो इंडिकेशन दे रहा है, दैट इज नोन एज इवेंट। ठीक है, तो ऑपरेटर रिस्पॉन्स की इसको जरूरत नहीं होती है। टिपिकल इवेंट इज ट्रिगर्ड व्हेन ए सर्टेन सिस्टम कंडीशन टेक प्लेस, सच एज एन ऑपरेटर लॉगिंग इनटू एन इन टच। ठीक है, कुछ भी काम होता है तो एक नोटिफिकेशन हो गया, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपके सिस्टम पे लॉगिन करना चाह रहा है, टेम्परेचर हाई हो गया, प्रेशर लो हो गया, तो इसको मैसेज के थ्रू अगर आपको रिप्रेजेंटेशन आएगा कि अनऑथराइज्ड पर्सन ट्राई टू लॉग इन, तो वो इवेंट है। ठीक है, ये इस तरीके से अलार्म्स आपके शो होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम किस टाइम पे हुआ, किस अब ये स्टेटस क्या है, एक्नॉलेज्ड है यानी कि मींस ऑपरेटर ने रिस्पांस दिया है या नहीं दिया है, ये क्लास है इसका की वैल्यू है, डिस्क्रीट है, कौन सा अलार्म है, तो ये नोड कौन सा है, प्रोवाइडर कौन है, ये सारी चीजें आप इस तरीके से अलार्म्स आपको शो होगा। ये अलार्म स्क्रीन है अलग अलग चीजों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा ट्रेंड। नाम सुन के ही क्लियर है, ग्राफ्स। अब ग्राफ क्या है भाई? तो प्रोसेस का ग्राफ, इनपुट आउटपुट का ग्राफ। ठीक है, प्लांट का ग्राफ मीन इनपुट आउटपुट का ग्राफ, प्रोसेस का ग्राफ। तो किसी भी प्रोसेस को हम ग्राफिकली देखना प्रेफर करते हैं और उसे हम ट्रेंड कहते हैं। तो ट्रेंड मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। डेटा मींस फिजिकल वेरिएबल। ठीक है, फिजिकल पैरामीटर्स उनके डेटा को दिखाते हैं। इस तरीके से हम ग्राफिकल व्यू देख सकते हैं। इससे मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि कब क्या था। यहाँ मोटर की स्पीड आरपीएम में जो है वो अलग अलग जो है दिखा सकते हैं आप, इस तरीके से जैसा आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ग्राफिकल व्यू, अब ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है रियल टाइम ट्रेंड, जैसे अभी आपने काम किया और अभी आपका ग्राफ दिख रहा है, तो ये रियल टाइम डेटा को शो करता है। और अभी आपने काम किया और आपका ग्राफ जो है एक साल के बाद बॉस ने बोला कि भाई देखो 10 जनवरी 2022 को क्या था डेटा, तो आपने डेट डाला, हाँ ये जो है कितना आरपीएम था इस मोटर का स्पीड, कुछ भी बोला कि 25 जनवरी को कितना था, 20 जनवरी को कितना था, एक साल बाद बता रहा है, तो मैंने डेट दिन गिना, डेट डाला, टाइम डाला, ग्राफ आ गया। लेकिन क्या होता है कि रियल टाइम ग्राफ जो है वो चलता रहेगा, वो डायनामिक होगा। और जो हिस्टोरिकल का जो ग्राफ होता है वो स्टैटिक होता है, रुका हुआ आता है कि भाई इतने देर का ग्राफ आ गया, कि 10 मिनट का ग्राफ आ गया, 10 बज के 10 मिनट 15 सेकंड से 10 बज के 25 सेकंड का, 10-20 सेकंड का ग्राफ आ गया, 10 सेकंड का आ गया, स्टैटिक ग्राफ आएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आप रियल टाइम ग्राफ को आगे पीछे करके नहीं चेक कर सकते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल को आप आगे पीछे करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एडिटिंग पॉसिबल है। तो आप यहाँ देख सकते हो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। वी कैन कॉन्फ़िगर बोथ ट्रेंड्स, ठीक है, रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल, टू डिस्प्ले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीपल टैग नेम्स ओवर टाइम। रियल टाइम ट्रेंड्स अलाउज यू टू चार्ट अप टू 4 पेन, मतलब 4 अलग अलग इनपुट आउटपुट डेटा को ये देख सकते हैं। व्हाइल हिस्टोरिकल ट्रेंड अलाउज यू टू चार्ट अप टू 8 पेन, मतलब 8 अलग अलग इनपुट आउटपुट के डेटा को आप इसके थ्रू देख सकते हैं। रियल टाइम के थ्रू 4 अलग अलग पेन, पेन मीन डेटा टैग नेम्स। ठीक है, और यहाँ 8 अलग अलग टैग्स को देख सकते हैं। रियल टाइम ट्रेंड्स आर डायनामिक, जो कि मैं बता चुका हूँ कि यहाँ मोशन होता है, चलता रहता है कंटिन्यूअसली, जिस तरीके से मोटर चल रहा है उस तरीके से। तो आप करंट डेटा को मॉनिटर करते रहते हैं। दे आर अपडेटेड कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग रन टाइम with whatever time span is given in the configuration. You cannot scroll the real time trend to see previous data, पुराने डेटा को इसके थ्रू नहीं देख सकते। बट सेम बिल्कुल इसका अपोजिट होता है हिस्टोरिकल, इसमें आप प्रीवियस डेटा को देख सकते हैं। ये स्नैपशॉट होता है एक्चुअली में, वो जिस भी ड्यूरेशन का आप टाइम डालोगे उस ड्यूरेशन का स्नैपशॉट जो है आपको दिखा देगा फ्रॉम द टाइम एंड डेट इन द past. They are not dynamic, ये डायनामिक नहीं होता। अनलाइक रियल टाइम ट्रेंड्स, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स आर ओनली अपडेटेड व्हेन दे आर इंस्ट्रक्टेड टू डू सो।
ऐसा नहीं कि आपको अपने आप आता रहेगा, आपको इंस्ट्रक्शन डालना होगा कि आप जैसे जूम करना है, कोई ग्राफ छोटा सा आ रहा है उसको जूम आउट कर लो, जूम इन कर लो, जूम आउट कर लो, जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। तो ये सारा एक्सेस जो है, जो भी इंस्ट्रक्शन आप देना चाहो दे सकते हो। तो अभी हम लोग समझ गए कि हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या होता है। अगर मुझे रियल टाइम डेटा देखना है, रियल टाइम वैल्यू मॉनिटर करना है ग्राफ के थ्रू, देन रियल टाइम ट्रेंड देखूंगा। और अगर मुझे प्रीवियस डेटा शो करना है देन हिस्टोरिकल ट्रेंड। नेक्स्ट वन सिक्योरिटी। हर अच्छे सॉफ्टवेयर की तरह आप चाहोगे कि स्कैडा पे भी जो प्रोसेस आपने दिया है उसको सिक्योर करो, और उसके लिए आपको सिक्योरिटी जो है पता होना चाहिए। सिक्योरिटी क्या होता है, यहाँ तीन मेजर टर्म्स है, आप देखोगे। सिक्योरिटी प्रोवाइड द एबिलिटी टू कंट्रोल वेदर और नॉट स्पेसिफिक ऑपरेटर्स आर अलाउड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन विद इन एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन अलाउड है। अब इसके लिए आपको क्या, ये कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, आपने लॉग इन किया, आपका डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड जो होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर आपका जो है सिस्टम में। ठीक है, और वंडर, अगर वंडरवेयर की बात करें तो किसी और सॉफ्टवेयर में अलग तरीके से भी कॉन्फ़िगर हो सकता है, लेकिन बेसिक कहानी यही होती है, बेसिक फीचर यही होता है कि आप उसमें लॉग इन करते हो। लॉग इन करने के बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड देना होता है, और जितने सारे स्क्रीन से, मान लो जैसे मैंने बताया कि 1000 अलग अलग स्क्रीन ले रहे हैं, तो हर स्क्रीन को मैं अलग अलग यूजर नेम दे सकता हूँ, लेकिन अलग अलग यूजर नेम अलग अलग पासवर्ड प्रोवाइड करने के लिए मुझे एक अलग टर्म की जरूरत होती है, एंड दैट टर्म इज नोन एज एक्सेस लेवल। ठीक है, क्या है ये, एक्सेस लेवल है। तो यहां आप देखेंगे सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑपरेटर लॉगिंग ऑन टू द एप्लीकेशन एंड एंटरिंग ए यूजर नेम एंड पासवर्ड। द एप्लीकेशन डेवलपर सेटअप, ये सारा काम क्या करता है, यूजर नेम पासवर्ड जो है वो प्री असाइंड होता है, एक्सेस लेवल प्री असाइंड होता है, और हर एक्सेस लेवल के लिए अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड होता है। तो जब मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा किसी ऑब्जेक्ट को, किसी विंडो को, पूरे के पूरे विंडो को भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेस लेवल के थ्रू होता है, और इसमें 9999 एक्सेस लेवल तक आप ले सकते हो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब टोटली 1 to 9999। मतलब क्या, आप 9999 डिफरेंट विंडोज को, डिफरेंट प्रोसेसर्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिक्योर कर सकते हो। मींस अलग अलग ऑपरेटर्स के थ्रू कंट्रोलिंग आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये है सिक्योरिटी जो हम लोग आप देखेंगे इस तरीके से होता है। आप देखोगे सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू हमने लॉगिन, उसमें सिक्योरिटी फीचर कि मैं ओपन कर सकूं, तो फीचर ओपन करने के लिए आपको ये आपको जैसे कि बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर इसका डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वंडरवेयर होता है, वो डाला आपने। देन यहाँ से लॉगिन जब आपने किया, देन आपको यहाँ ऑप्शन आ गया कि आप कॉन्फ़िगर कर सकोगे। और जब यहाँ आपने कॉन्फ़िगर किया सिक्योरिटी, आप अपनी मर्जी से कोई भी यूजर नेम जैसे इंजीनियर या कुछ भी ऐसे ले सकते हो, यूजर वन। ठीक है, और फिर पासवर्ड जो है वो आपने कॉन्फ़िगर किया, एक्सेस लेवल लिया, और देन आफ्टर आप यहाँ जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हो उसमें एक्सेस लेवल प्रॉपर्टी डालते हो। आगे हम लोग सीखेंगे, आगे मैं अपलोड करूंगा कुछ वीडियोज जिसमें ये सिक्योरिटी फीचर वगैरह भी हो। तो इसमें आपको जो है इस तरीके से आप जब लॉग इन करोगे किसी प्रोसेस में, तो यूजर नेम पासवर्ड वो मांगेगा आपसे, और जब तक यूजर नेम पासवर्ड आप सही नहीं डालोगे तब तक वो प्रोसेस ऑपरेट आप नहीं कर सकते। अगर आप ऑथराइज्ड ऑपरेटर हो तो तभी आप उसको लॉग इन कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा रेसिपी मैनेजमेंट। अब आप देख सकते हो कि मेरे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं अलग अलग प्रोडक्ट चाहूँ, क्या है रेसिपी, कि एक ही मशीन है मेरा, एक ही ये मशीन है, अलग अलग कलर का है। आपका क्या है, यहाँ पढ़ सकते हो पेंट मिक्सिंग मशीन है, यहाँ तीन अलग अलग पेंट मिक्सिंग है, तीन अलग अलग कलर है, रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। अब मुझे अलग अलग कलर जो है वो प्रोड्यूस करने हैं। तो मेरी इच्छा से जब मुझे जो कलर चाहिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, वो कलर आ जाता है ऑप्शन। जैसे मुझे मेजेंटा चाहिए तो मैंने मेजेंटा करके मिक्स कर दिया, तो वो कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेट किया हुआ कि रेड, ग्रीन और ब्लू को मैं किस तरीके से मिक्स करूंगा कि मेजेंटा कलर क्रिएट होगा, रेड, ग्रीन और ब्लू को मैं किस तरीके से क्रिएट करूंगा कि ब्लैक कलर क्रिएट होगा। तो यहाँ जितने सारे कलर, जो मुझे जो कलर चाहिए, जब मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा और वो काम मेरा हो जाएगा, काम आसान हो जाता है। तो यहाँ लिखा भी है कि रेसिपी इन का मेरी मर्जी के हिसाब, मेरे एप्लीकेशन के हिसाब से मैं काम कर सकूं, दैट इज नोन एज रेसिपी मैनेजमेंट। तो रेसिपी इन द SCADA system are used to configure the machine or production process to perform the fixed task as per the application। ठीक है, जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से काम होने लगे। मुझे ये नहीं कि बार बार मुझे मान लो मिक्स करना, मेजेंटा कलर चाहिए तो मेजेंटा का को मैंने कॉन्फ़िगर किया वही होगा सिर्फ,
हाँ सिर्फ मैजेंटा होगा, नहीं। अगर मुझे ब्लैक चाहिए होगा तो फिर से मुझे दोबारा कॉन्फ़िगर करना होगा, ऐसा नहीं, एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया, अब सिर्फ मुझे क्लिक करना है, कलर सेलेक्ट करके अपने आप काम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे 3 अलग अलग टर्म्स पे डिपेंडेंट रहना होगा। और जैसे कि पहला है टेम्पलेट डेफिनेशन, दूसरा यूनिट डेफिनेशन, एंड आखिरी रेसिपी डेफिनेशन। टेम्पलेट डेफिनेशन में रॉ मटेरियल्स लेता हूँ, जैसे यहाँ रेड कलर जो है रॉ मटेरियल है, ग्रीन कलर जो है रॉ मटेरियल है, ब्लू कलर जो है वो रॉ मटेरियल है। अब ये किस यूनिट में ले रहा हूँ मैं, ठीक है, यूनिट आपका एमकेएस हो सकता है, सीजीएस हो सकता है, या खुद से आप डिफाइन कर सकते हैं यूनिट। एंड तीसरा, कितने टाइप के प्रोडक्ट चाहिए, कि आपको मैजेंटा चाहिए, ब्लैक चाहिए, आपको कौन कौन से और कलर चाहिए होंगे, आपको पिंक चाहिए, तो जितने सारे कलर्स चाहिए वो सारे कलर आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका रेसिपी डेफिनेशन में आता है। नेक्स्ट वन इज स्क्रिप्ट। जो नेक्स्ट फीचर है हमारा वह स्क्रिप्ट। स्काडा में हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है। स्काडा में जो हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं दैट इज नोन एज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या है, वे ऑफ प्रोग्रामिंग, वे ऑफ राइटिंग लॉजिक। स्क्रिप्ट इज द वे ऑफ राइटिंग लॉजिक इन टच। इन टच है इट्स ओन इंस्ट्रक्शन एंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इन टच में, या अलग अलग दूसरे स्काडा में भी आप जाओगे तो अलग अलग काफी सारे प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। इन टच में जो है आपके 6 तरीके के स्क्रिप्ट्स हैं। जैसे पहला है मेरा एप्लीकेशन स्क्रिप्ट। इससे क्या करते हैं हम, पूरा के पूरे एप्लीकेशन को, जो प्रोजेक्ट है ना उसमें मान लो 50 विंडो है तो 50 विंडो के लिए एक ही प्रोग्राम आप लिख देते हो, और वो काम एप्लीकेशन स्क्रिप्ट में होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी स्क्रिप्ट में लिख दोगे। और अगर आप अलग अलग विंडो के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखना चाहते हो तो लिंक टू ए स्पेसिफिक विंडो, वो कौन सा स्क्रिप्ट है, विंडो स्क्रिप्ट। और अगर आप की स्क्रिप्ट है अगला, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो कीबोर्ड के किसी की या कॉम्बिनेशन ऑफ की से ऑपरेट हो, तो उसके लिए की स्क्रिप्ट है हमारे पास। कंडीशन स्क्रिप्ट है, अगर कोई डिस्क्रीट टैग से आप चाहते हो कि स्विच ऑन हो तो 50 जो है प्रोसेसर मोटर्स ऑन हो जाए, तो एक ही काम है, तो उसको अगर कनेक्ट करना चाहते हो ना की से, कि बार बार मुझे इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं हो, ऑन होगा तो अपने आप हो जाए, लिखने की जरूरत नहीं हो बार बार, देन आफ्टर आप कंडीशन स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और अगर आप फील्ड नेम, टैग नेम फील्ड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, टैग नेम को कनेक्ट कर लेते हैं आप प्रोसेस के साथ, तो स्मॉल डेटा चेंजेस के लिए तो वो है हमारा डेटा चेंज स्क्रिप्ट। और फंक्शंस, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन है, समेशन है, सबट्रैक्शंस है, इनके फंक्शन को, एक फंक्शन या एक से ज्यादा फंक्शंस को अगर मैं अटैच करना चाहूँ कि प्रोसेस को, तो हमें क्विक स्क्रिप्ट की जरूरत, क्विक फंक्शन स्क्रिप्ट की जरूरत होती है। तो 6 स्क्रिप्ट है, एप्लीकेशन स्क्रिप्ट, विंडो स्क्रिप्ट, की स्क्रिप्ट, कंडीशन स्क्रिप्ट, डेटा चेंज स्क्रिप्ट एंड क्विक फंक्शन स्क्रिप्ट। ये 6 अलग अलग स्क्रिप्ट हैं, इनको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्क है इनके। और आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इस तरीके से लिखना होता है, यहाँ क्लियर नहीं है बट इस तरीके से आप स्काडा स्क्रिप्टिंग लिखते हैं। जब स्क्रिप्टिंग के कुछ वीडियोज मैं डालूंगा अभी नियर फ्यूचर, तो आपको उसके लिए क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, और बेल आइकन जब आप प्रेस कर दोगे तो आपको ये रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि मैंने कब कौन सा डाला है वीडियो। उसके हिसाब से आपको क्या होगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे सीख सकते हो। मैं, ठीक है, अलग अलग स्काडा सॉफ्टवेयर के भी लिंक आपको डाल दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में, ताकि आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो और घर बैठे सीख सको। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन, जो बेल आइकन होता है ना, जो घंटी घंटी दिख रही होगी, उसको आपको प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नया विंडो डालूं आपकी घंटी बजे, हाँ आपके फोन की घंटी बजे, और आप जो है वो फटाफट ये वीडियो देख सकें, और इससे आपको जो है आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो है स्क्रिप्ट के बाद हमारा पीएलसी स्कैड। जैसा कि पहले ही बताया था, स्कैड अकेले तो कुछ कर नहीं सकता, अकेले सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर करेगा, लेकिन अगर कंट्रोल फंक्शन चाहिए इसको, तो इसको हमें किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, इवन कंट्रोलिंग का मॉनिटर के लिए भी आपको इसको पीएलसी के साथ अटैच करना पड़ेगा, इसको आरटीयू के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पीएलसी स्कैडा इंटरफेसिंग भी सीखेंगे इस तरीके से, कि कौन सा ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, किस तरीके से काम हो रहा है वो देखेंगे। देन ये हमारा डेटा कनेक्टिविटी, जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि स्काडा के साथ डेटा कनेक्शन, डेटा गैदरिंग का काम है, तो वो काम है क्या, एक्सेल सीट्स। तो हम एमएस एक्सेल के साथ भी इसको कनेक्ट करते हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन होता है ना, कनेक्शन होता है, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है। आप यहाँ देखो, वंडरवेयर है और एमएस एक्सेल है, दोनों का कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जो यूज होता है। वो टर्म है हमारा डीडीई, डायनामिक डेटा एक्सचेंज। अब ये डीडीई क्या है,
और डीडी जो है वो एक फैसिलिटी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने एक बनाया, फैसिलिटी दिया ऑटोमेशन सिस्टम को कि आप इसके थ्रू किसी भी दो अलग अलग सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर सकते हो। तो जब आप कनेक्ट करोगे ना ओपीसी या किसी भी सर्वर ओपन प्लेटफॉर्म के थ्रू या कैसे भी, तो आपको डीडी की जरूरत होगी। डीडी के थ्रू आप यहाँ देख सकते हो कौन सा प्रोटोकॉल है, एक्चुअली क्या है, प्रोटोकॉल है, डीडी के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है तो काफी ऑथेंटिक भी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन नेम होता है, सर्वर नेम होता है, टॉपिक नेम होता है और आइटम नेम होता है। आप देख सकते हैं नोड नेम, एप्लीकेशन नेम, टॉपिक नेम, और अगर आप देख चेक करोगे, काम करोगे तो देखोगे कि वहाँ आइटम नेम भी प्रेजेंट होता है। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और इसके थ्रू हम डीडी को कन्फिगर करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू है। और ये एक्सचेंजिंग डेटा अलग अलग प्रोग्राम्स के बीच में, स्कैडा पीएलसी, स्कैडा एक्सेल, पीएलसी एक्सेल, इनके बीच डेटा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें डीडी की जरूरत होती है। अब आगे देखते हैं। अब इतना सारा डिस्कशन हो गया, प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था कि स्कैडा में ड्राइवर की जरूरत होती है। काफी सारे ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें हम लिंकिंग ड्राइवर भी बोलते हैं या सिर्फ ड्राइवर भी कहते हैं। तो अब हर कंपनी का जब स्काडा आया ना, तो हर स्काडा के लिए अलग अलग ड्राइवर की जरूरत होने लगी। तो अब सबके लिए तो किसी के बस का नहीं था। तो यहाँ जो मैं डिस्कस करूंगा वो वंडरवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा कि कुछ कंपनियों ने वंडरवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंकिंग ड्राइव बनाए। ठीक है, 6-7 लीडिंग ब्रांड्स हैं जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके नाम है, जैसे आपका एविवा वंडरवेयर है। पहले ये स्नाइडर का था, बट बाद में अभी एविवा कंपनी ने परचेज कर लिया है। तो अभी इसको एविवा वंडरवेयर या सिर्फ वंडरवेयर कहते हैं। इसका जो स्काडा सॉफ्टवेयर इन टच है, बट इसने ना अपना कोई स्पेसिफिक लिंकिंग ड्राइव नहीं बनाया है। ठीक है, ये ओपन प्लेटफॉर्म पे ही काम होता है। एलन ब्रेडली जो है, इसका जो आपका आता है स्काडा सॉफ्टवेयर, वो आर एस व्यू 32 या फैक्ट्री टॉक व्यू आता है। और इसका जो स्पेसिफिक जो वंडरवेयर से कम्युनिकेशन अगर कराना हो तो उसके लिए इसका जो है लिंकिंग ड्राइव है वो ABKF2 है, वंडरवेयर से कम्युनिकेशन के लिए। वैसे ही सीमेंस है, सीमेंस का जो स्काडा सॉफ्टवेयर वो WinCC है और इसका जो लिंकिंग ड्राइव है वो ATSDD EDM है। हाँ, इंटेल्यूशन का जो है आईफिक्स के नाम से स्काडा सॉफ्टवेयर आता है और लिंकिंग ड्राइव जो है इन्होंने भी नहीं बनाया है स्पेसिफिक। मॉडिकॉन का मॉडबस के नाम से लिंकिंग ड्राइव आता है और स्काडा सॉफ्टवेयर मूवीकॉन है। जी फानुक जो है, इन्होंने भी कोई स्पेसिफिक वंडरवेयर के लिए लिंकिंग ड्राइव नहीं बनाया है और इनका जो स्काडा सॉफ्टवेयर है वो सिंप्लिसिटी के नाम से आता है। सेम विद स्नाइडर इलेक्ट्रिक ने वीडियो साइटेक के नाम से स्काडा सॉफ्टवेयर बनाया है, बट इनका जो है लिंकिंग ड्राइव इन्होंने नहीं बनाया। तो आप कहोगे लिंकिंग ड्राइव नहीं बनाया तो फिर तो ये कैसे काम करते हैं? इन्हें काम कराने के लिए देखो क्या हुआ कि सबके लिए पॉसिबल नहीं था एक अलग अलग। तो काफी सारे ड्राइवर्स वैसे अवेलेबल हैं मार्केट में जो ओपन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, बट सबसे ज्यादा जो है ओपन प्लेटफॉर्म पे वर्क करने के लिए हमारे पास जो है ऑथराइज जो ड्राइवर है वो है OPC। ठीक है, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। ठीक है, इसे हम लोग OLE फॉर प्रोसेस कंट्रोल भी बोलते हैं। एंड द वर्ड OLE स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो अगला टॉपिक है हमारा OPC। OPC क्या है? OPC स्टैंड फॉर ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन और OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग फॉर प्रोसेस कंट्रोल। मीन्स ये ऑब्जेक्ट को, जो फील्ड के ऑब्जेक्ट को लिंक भी करता है और जरूरत पड़ने पे ब्लॉक भी करता है। तो ब्लॉकिंग का भी काम करता है किसी भी प्रोसेस में। ठीक है, और ये एक प्रोटोकॉल है जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हम लोग यूज करते हैं। OPC इज ऑलवेज यूज इन क्लाइंट सर्वर पे, मतलब इसको तो चाहिए, एक क्लाइंट है एक सर्वर है। ये स्काडा पीएलसी जब कम्युनिकेट कराएगा तो एक को क्लाइंट मानेगा, एक को सर्वर मानेगा। ठीक है, ये क्लाइंट सर्वर पेयर में काम करता है। एंड द OPC सर्वर ये क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है डेटा को, हार्डवेयर कम्युनिकेशन डेटा फ्रॉम पीएलसी इनटू OPC प्रोटोकॉल। पहले पीएलसी से डेटा लेगा और OPC प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करेगा और देन आफ्टर ये डेटा वो सॉफ्टवेयर को देता है। ठीक है, अगर मान लो हमें पीएलसी और स्काडा का कम्युनिकेशन है, तो अगर हम लोग HMI और पीएलसी का कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, पीएलसी का डेटा लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, OPC को, और देन आफ्टर वो पास करेगा। जिसके साथ भी एक क्लाइंट का डेटा लेगा और क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल के साथ ये काम करता है। ठीक है, आप इसका देख सकते हो एग्जांपल। इस तरीके से काम होता है नेटवर्क के थ्रू कि ये OPC क्लाइंट है, ये OPC क्लाइंट है, ये OPC क्लाइंट है। ये जो है सेंसर प्रोसेस से ले रहा है पीएलसी वगैरह और यहाँ कनेक्टेड है स्काडा के साथ। तो ये नेटवर्किंग होती है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपके कोई सवाल हो, अगर आप इसको ये वीडियो सही लगे या स्काडा से इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में फ्रिक्वेंटली डाल सकते हैं, आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियो की भी रिक्वायरमेंट होती है कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है,
और अगर आपको कोई सजेशन चाहिए ट्रेनिंग से रिलेटेड, अगर आप चाहो कि लाइव ट्रेनिंग चाहिए सर, मुझे मैं वीडियोस देख के उतना ज्यादा नहीं सीख पाता, तो बेसिक नॉलेज तो आपको इस वीडियो से मिल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको लाइव ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर और हमारे वेबसाइट का डिटेल दिख रहा होगा, आप जाके पहले चेक भी कर सकते हैं। हम लोग ये जो ट्रेनिंग है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लाइव ट्रेनिंग के थ्रू जुड़ना चाहेंगे उसमें भी जुड़ सकते हैं, उसमें एक जेन्यून फीस होती है, काफी मिनिमम फीस है। और ये एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम आपको जॉब असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप चाहो तो इस प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हो, और अगर आप चाहें तो आप लाइव सीख सकते हो। सॉफ्टवेयर के लिंक्स आपके वीडियोज पे भी होंगे, तो आप वीडियोज के थ्रू भी सीख सकते हो, वो आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, और अगर आपकी इच्छा कि नहीं नहीं मैं पर्सनली सीखना चाहता हूँ, मैं लाइव ट्रेनिंग में सीखना चाहता हूँ, देन आप इस नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। दो अलग अलग नंबर है, आप देख सकते हो, 9555405045, एंड दूसरा जो है 9811253572। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।